अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डिफरेंट कंटेंट स्टार्ट किया तो कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि सर आप बुक्स पे भी दें, अपने जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ाते हैं उस पर भी दें। तो आज एक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, उस पर एक व्यूज़ देते हैं और टोटल 6 इसमें सेक्शंस हैं। तो हम 6 डिफरेंट वीडियोस बनाएंगे, इस कंटेंट को मिलाकर 7 हो जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले आज की व्लॉग में, आज के इस वीडियो में सिर्फ़ और सिर्फ हम इसका कंटेंट डिस्कस करेंगे इस सब्जेक्ट का। अच्छा, जो मेजर गलती करते हैं बीकॉम या एसोसिएट डिग्री जब इसका नाम रिप्लेस कर दिया पिछले 2-3 साल से, मुझे 15 साल हो गए पढ़ाते हुए बीकॉम के और एडीए के स्टूडेंट्स को। तो मैंने एक चीज़ देखी कि जो रिज़ल्ट 15 या 16% या 12% आता है, थ्योरेटिकल बेस में बच्चे गलती क्या करते हैं? बच्चे गलती ये करते हैं कि वो 20 नंबर के क्वेश्चंस पिक करते हैं, तो वहाँ पर मैक्सिमम आपको 12-11 इतने ही मार्क्स मिल पाएंगे, जितना मर्जी अच्छा लिख लें, क्योंकि अच्छा लिखने के बावजूद आपका राइटिंग आ जाती है, फिर आपकी प्रेजेंटेशंस आ जाती है, फिर क्वेश्चन कितना डिटेल्ड आप करते हैं उसको। तो ये डिफरेंट क्राइटेरिया होता है कि स्टूडेंट 5 सवाल करने के बावजूद भी फेल हो जाता है। तो बेसिक यही करना है कि आपने 10-10 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं, 8 या 9 क्वेश्चंस देता है पूरे पेपर में, आपने फर्स्ट ए और बी इस तरह करके पेपर अटैम्प्ट करने हैं। सबसे पहला रूल है किसी भी थ्योरेटिकल बेस्ड में, जो स्पेशली देखिए यूनिवर्सिटी दो टाइप समझ लें। एक वो यूनिवर्सिटी जिससे डायरेक्ट आप पढ़ते हैं जाके, उसमें क्या होता है, आपका एक ही टीचर है, उसने आपको पेपर, उसी ने आपको कोर्स पढ़ाया, उसी ने आपसे पेपर लिया, उसी ने ही आपका पेपर चेक किया, मार्क्स दे दिए। तो वहाँ पता चल जाता है कि, लेकिन यहाँ क्या है, जो यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड जो कॉलेजेस होते हैं, जहाँ से इंसान बीकॉम या अपना टाइम की बचत के लिए चला जाता है कि यार यहाँ पर मैं चले जाऊँ, यहाँ से ये शॉर्ट टर्म में चले जाऊँ। होता क्या है कि फिर होता यूँ है कि आपने एक कॉलेज में एडमिशन आपने एक कॉलेज में लिया, पढ़ते आप किसी इंस्टीट्यूट में जाकर हैं या किसी कोचिंग सेंटर में हैं, पेपर आपका कोई और बनाता है, चेक कोई और करता है, फिर मार्क्स आप समझ लें कि 4 डिफरेंट लोगों से आपकी पेपर्स का गुजरना हुआ है इस कोर्स से रिलेटेड। अब होगा क्या, सबसे पहला बेसिक रूल होता है कि आप इसमें 10 और 10 जो है क्या कहते हैं, सवाल जो अटैम्प्ट करने वो 10 और 10 वाले करने हैं। ठीक हो गया। दूसरा, आज का कंटेंट डिस्कस करते हैं, और आपने मेरे पूरे व्लॉग्स देखने हैं तो पूरे यूट्यूब देखनी है इसी इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट से, तो आपको बेहतर समझ में आएगा कि आप क्या कर रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं इस पेपर्स में। तो सबसे पहला आज हम कंटेंट डिस्कस करते हैं कि जिसमें कोई हमारे पास 6 डिफरेंट इसके सब सेक्शंस हैं, हर सेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं। इसमें से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है जहाँ पर नंबर ज़्यादा मिलते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सब समझ लें कि जैसे पावर शॉर्टेज के ऊपर आप बताएं, टुडे की जो पाकिस्तान का क्राइसिस बता दें पावर पर, वो मुश्किल क्वेश्चंस होता है, उसके लिए आपके पास डाटा होना चाहिए। चलें आए हम आपको कंटेंट दिखाते हैं कि इस कंटेंट में, आज के कंटेंट में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वीडियोस देख रहे हैं जिनका ये कोर्स है, जो सब्जेक्ट है, ये जो पढ़ रहे हैं एसोसिएट डिग्री ऑफ कॉमर्स में या बीकॉम में, एक बात याद रखिएगा कि आपने पहले तो कोशिश करने हैं कि ए और बी क्वेश्चन अटैम्प्ट किए जाएं। 20 नंबर का कोई भी एक जो क्वेश्चन है उसको अटैम्प्ट ना किया जाए, और जो क्वेश्चन सबसे पहले अटैम्प्ट किया जाएगा वो इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट के चैप्टर से किया जाएगा, पाकिस्तान के चैप्टर से किया जाएगा। फिर आप दूसरा क्वेश्चन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से कर सकते हैं, तीसरा क्वेश्चन आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से कर सकते हैं। जिस तरह हमने वीडियो बनानी है इसी तरह ही आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। फिर आप चौथा क्वेश्चन इस चैप्टर से कर सकते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग से। पांचवा जो क्वेश्चन जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो फॉरेन एड, इकोनॉमिक असिस्टेंस या फॉरेन ट्रेड ऑफ पाकिस्तान से। अगर इसमें से भी पेपर आपको ना आया हो तो फिर आप ट्रांसपोर्ट से बेहतर है कि आप ये जो चैप्टर रिसोर्स ऑफ पाकिस्तान, इसमें से भी कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि आप ने पेपर में क्या करना है, कितना लिखना है। देखें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मैंने आपसे बार बार कहा कि पेपर आप एडमिशन किसी कॉलेज में लेते हैं और कोचिंग सेंटर आप कहीं और पढ़ते हैं, पेपर कोई और बनाता है, चेक कोई और करता है, तो मसला सारा फिर आ जाता है कि जी 16%, 14%, 30%, बहुत ज़्यादा सप्लीज़ आ रही होती है। हमें ख्याल करना है, क्योंकि हमें पेपर में लिखना अच्छा है, वो तो थ्योरी बेस्ड है, लेकिन हम लोगों के माइंड सेट होते हैं कि जी
जितनी कॉपी भरेंगे मार्क्स मिल जाएंगे, जी नहीं। इररेलेवेंट लिखेंगे कहीं मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपने रेलेवेंट लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है, पेपर में थोड़ी सी प्रेजेंटेशन रखनी है, थोड़ी सी मीन्स अच्छी रखनी है, राइटिंग्स अच्छी रखनी है। ये इम्पैक्ट डालता है थ्योरेटिकल बेस्ड में। मार्कल यूज़ करते हैं तो बेहतर मार्कल कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ब्लू कर सकते हैं, ब्लैक कर सकते हैं, बाकी अदर कलर्स नहीं यूज़ मैं तो रिकमेंड भी नहीं करता। तो पेपर में जितनी अच्छी अटैम्प्टिंग होगी, जितना अच्छा लिखेंगे, पेपर पास हो जाएगा। आप सोचें कि एक बच्चा 4 क्वेश्चन अच्छे अटैम्प्ट करके आता है लेकिन वो फिर भी फेल हो जाता है, तो उसमें कुछ ना कुछ उसका भी क्या कहते हैं हाथ होता है उसमें फ़ेल होने में। तो नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह हम इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बीकॉम और एडीए के स्टूडेंट्स, आने वाले दिनों में हम इस सब्जेक्ट्स के बाद, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट के बाद कोशिश करेंगे इकोनॉमिक्स पार्ट 1 को भी डिटेल करें, बैंकिंग को करें, आईटीबी को करें, मैनेजमेंट को करें। कुछ सरों की मैं और भी हेल्प लूँगा अकाउंट्स की, तो इंशाल्लाह उनसे अकाउंट्स के भी हम यहाँ पर कंटेंट डालेंगे। तो बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच। पार्ट 2 वीडियो देखने से पहले पार्ट 1 की वीडियो ज़रूर देखिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए दूसरी वीडियो रिकॉर्ड करने लगे हैं। आज जैसे कि हमने पिछली क्या कहते हैं वीडियो में डिस्कस किया था कि ईडीयूपी की कोर्स आउटलाइन क्या है, पेपर कैसे आता है, आपने कैसे क्वेश्चंस और किस तरह क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। तो आज हम क्विकली जाते हैं। वो लोग जो आज ये वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली इसका पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा। सबसे पहली जो वीडियो जिसमें हमने कंटेंट डिस्कस किया, तब जाकर आपको बेहतर समझ में आएगा कि हम कैसे इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान को कैसे स्टडी करें, कैसे पढ़ें। तो आज बात करते हैं आज की हम मैं आपको बुक दिखाता हूँ और उसके बाद आज का जो एक मेजर डिफरेंस है जिसमें हम इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट की बात करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेंगे, ऑब्स्टैकल्स की बात करेंगे, किसी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ के करैक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, इनकी डेफिनेशंस देखेंगे और बस आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे। आज की ये सेकंड वीडियो हमारी है इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। आज हम इस वीडियो में टोटल हम इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट की बात करेंगे। बुक का नाम भी इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान है, तो इसको बेहतर पढ़ेंगे ना तो समझ में आएगा। मार्क्स लेना देखें फ़न तो होता है, लेकिन अगर चीज़ें बेहतर करके नहीं पढ़ेंगे, कुछ सीखेंगे नहीं ना, तो तालीम पढ़ने का मेरे ख़्याल में कोई फ़ायदा नहीं है। पढ़ें, सुथरा पढ़ें, कम पढ़ें लेकिन अच्छा पढ़ें। तो इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट एक ऐसा क्या कहते हैं, ये पहला यानी कि इस चैप्टर का इस बुक का पहला चैप्टर है। इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट को पढ़ेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ को पढ़ेंगे, इसके एलिमेंट्स और मेजरमेंट को पढ़ेंगे, फिर डायरेक्ट क्विकली हम क्या कहते हैं इसका डिफरेंस पे चले जाएंगे जो कि मेजर क्वेश्चन है इस चैप्टर का। फिर हम पढ़ेंगे क्या रिक्वायरमेंट्स होती है या प्री रेक्विजिट है इकोनॉमिक फैक्टर फॉर डेवलपमेंट, क्या रिक्वायरमेंट और प्री रेक्विजिट है नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स फॉर डेवलपमेंट। देन कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी डेवलपिंग कंट्री लाइक पाकिस्तान की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, फिर उसको पढ़ेंगे। फिर हम लास्ट में पढ़ेंगे क्या ऑब्स्टैकल्स हैं किसी भी इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट के। तो ये 4 क्वेश्चंस हैं टोटल। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 से 30 नंबर का क्वेश्चंस इस चैप्टर से आते हैं और ये बड़े अच्छे मार्क्स दिलाता है। अगर 10-10 नंबर के अटैम्प्ट करेंगे तो 7-8 राइटिंग पे फिर इम्पैक्ट है, फिर प्रेजेंटेशंस पे इम्पैक्ट है। हम इस चैप्टर की को स्टार्ट करते हैं। ये पहला देखिए इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, इसकी ख़ास बात क्या है? इसकी ख़ास बात ये है कि जब भी किसी, ये क्वालिटेटिव टर्म्स में होता है, क्वांटिटेटिव यानी कि विदाउट नंबरिंग होता है इसकी जब भी मेजरमेंट की जाती है। इसके ऑब्जेक्टिव्स या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जी? इंक्रीज़ ऑफ सप्लाई ऑफ फूड, यानी कि किसी का खाना, कपड़े, हेल्थ, एजुकेशन फैसिलिटीज़ जब किसी भी मुल्क की इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट कहलाती है। लोगों का ऑब्वियसली जब फूड, हेल्थ, एजुकेशन अच्छा होगा तो ऑब्वियसली उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव हो जाएगा।
ये दूसरा ऑब्जेक्टिव है या दूसरा मेजरमेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। पॉलिटिकल फ्रीडम, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ लाइफ, ये भी इंक्रीज़ हो जाती हैं। और कैपिटल फॉर्मेशन, लोग नई बिल्डिंग्स बनाते हैं, इंडस्ट्रीज़ बनाते हैं, ये सब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं, मेजरमेंट्स हैं। फिर हम देखते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, ये क्या चीज़ है। इनका डिफरेंस आगे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू लेकर डिफरेंस पढ़ते हैं ना। किसी भी चीज़ को पढ़ने का बेहतरीन तरीका ये होता है कि अगर आप रियल जीडीपी पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले ज़रा जीडीपी पढ़ लें। उसके किसी मेजरमेंट को पढ़ रहे हैं तो उसकी सबसे पहले जीडीपी को पढ़ लें। किसी भी क्वेश्चंस को पढ़ने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप पहले उसकी बेसिक डेफिनेशन तो पढ़ लें कि वो है क्या चीज़ एक्चुअल में। इसी तरह मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, जब रियल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इंक्रीज़ हो जाए या जीडीपी इंक्रीज़ हो जाए, किसी भी मुल्क की नेशनल इनकम इंक्रीज़ हो जाए, ऑब्वियसली जब वो इंक्रीज़ होगी तो किसी भी मुल्क की पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज़ हो जाएगी। इसी तरह लोगों की जनरल वेलफेयर भी अच्छी हो जाएगी, सोशल, इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट भी हो जाएगी। एक ख़ास बात दोनों में, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगी, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ अ सब पार्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब डायरेक्ट हम चले जाते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के डिफरेंस उन दोनों पे जो क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का बेहतरीन तरीका भी यही है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ये जो पहरा है, पहले आप ये लिखेंगे, फिर उसके बाद आप उसका जो डिफरेंस है, जो अभी हमने पीछे मेजरमेंट पढ़ी थी या उसके जो ऑब्जेक्टिव पढ़ा था, उसको नीचे इस पहरे के बाद आप उसको लिखते हैं। फिर उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ का पहरा लिखें और ये मेजरमेंट नीचे लिख दें, तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी भी हो जाएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब देख लेते हैं इसका मेजर डिफरेंस क्या है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये देखिएगा बोल्ड क्या लिखा है, क्वालिटेटिव टर्म्स है, और इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ अ क्वांटिटेटिव टर्म्स है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टर्म्स का एक बीकॉम का स्टूडेंट है, उसको पता होगा, ऑब्वियसली पता होगा। जब हम किसी विदाउट नंबरिंग की बात करते हैं कि यार खाना बहुत अच्छा है, कोई मेजरमेंट नहीं है, तो क्वालिटेटिव टर्म्स है। लोग खुशहाल हो रहे हैं, क्वालिटेटिव टर्म्स हैं। कितनी खुशहाली है काउंट नहीं कर सकते, भूख कितनी है काउंट नहीं कर सकते, कभी आप 2 रोटी खा सकते हैं, कभी 3 खा सकते हैं। तो क्वालिटेटिव टर्म्स में नंबरिंग की बात नहीं होती। क्वांटिटेटिव टर्म्स नंबरिंग में होती है। जीडीपी जब भी आप देखेंगे नंबरिंग में होगी, जीएनपी नंबरिंग में होगी, पर कैपिटा इनकम नंबरिंग में होगा। तो ये इसका एक डिफरेंस था। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ समाप्त करते हैं। ये इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिक्वायरमेंट या प्री रेक्विजिट और इकोनॉमिक फैक्टर फॉर डेवलपमेंट। इसमें 6 हेडिंग्स लिखी हैं, यानी कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक जब हम आगे पढ़ेंगे क्या मेजर डिफरेंस है दोनों का। इकोनॉमिक मीन्स जब मॉनेटरी बेनिफिट लेना हो, कोई इनसे कोई आप मॉनेटरी बेनिफिट लें। नॉन इकोनॉमिक का मतलब होता है अब आप फलाह बहबूद के लिए कर रहे हैं, यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसे होती हैं। इकोनॉमिक्स पे चले जाते हैं क्विकली। ये आप इसी तरह हेडिंग्स लिखेंगे 6 की 6, और अगर ये क्वेश्चन 10 नंबर का आया तो आप सारा इसमें से ये सारा लिख देंगे। नेचर रिसोर्स देख लेते हैं। नेचर रिसोर्स आपने ऑब्वियसली पार्क स्टडीज़ में पढ़ा होगा। लैंड, फॉरेस्ट, रिवर्स, क्लाइमेट, माइंस, किसी भी मुल्क के पास अगर बेटर क्वालिटी ऑफ नेचर रिसोर्स होगा तो उसकी जो फास्ट स्पीड होगी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, ये रिक्वायरमेंट है, प्री रिक्विजिट है नेचर रिसोर्स की। पाकिस्तान के पास नेचर रिसोर्स आप पढ़ सकते हैं कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, नेचर रिसोर्स उसके पास बहुत है, जंगलात हैं, ज़मीन है, दरिया यहाँ बहते हैं। क्लाइमेट आप देखें 4 सीजन्स हमारे पास, माइंस हैं। कैपिटल फॉर्मेशन इसका एक पूरा चैप्टर होगा सेकंड। अभी हम यहाँ पे क्विकली बस जितना हमने देखें उतना ही समझना है जितना यहाँ पर इसका लिंक है। कैपिटल फॉर्मेशंस 3 तरह की बातें करता है ये, यानी कि जब आप क्रिएट करते हैं प्रोडक्टिव पोटेंशियल फॉर फ्यूचर प्रोडक्शंस, सेविंग्स करेंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और कैपिटल मार्केट, यानी कि आप कहीं पैसा लगाने के बाद क्या करेंगे, मशीन और बिल्डिंग्स में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, उससे ऑब्वियसली होगा क्या, फ्यूचर प्रोडक्शंस। देन स्पेशलाइजेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा, एम्प्लॉइज़ एफिशिएंट हो जाता है, मीन्स एफिशिएंट, वेस्टेज कम करता है वो।
जब वेस्टेज कम होता है ऑब्वियसली तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है। तो किसी भी मुल्क की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में तभी तरक्की ज़्यादा आ सकती है जब उसके लोग, उसकी लेबर स्पेशलाइज्ड होगी। टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, कोई भी मुल्क, जापान को पढ़ लें आप, चाइना को पढ़ लें, यूएस को पढ़ लें, आईफोन देखें ना, इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस। जैसे जैसे आपकी टेक्नोलॉजी आती है आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम होती जाती है। मशीनरी क्या करती है? कम करती है कॉस्ट को, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को। सेम ऊपर जैसा पर्पस है, लेकिन यहाँ टेक्नोलॉजी है। किसी मुल्क में इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट की प्री रेक्विजिट, हम बार बार याद रखिएगा कि डेवलपमेंट के लिए कौन से फैक्टर्स इकोनॉमिकली जो रिक्वायरमेंट होते हैं, प्री यानी कि पहले चाहिए, तो टेक्नोलॉजी उसमें से एक है। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, ऑब्वियसली एक कंपनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल वॉलपर है, सक्खर में उसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, उसे ऑर्डर रिसीव कहाँ से हो रहे हैं? कराची से, लाहौर से, इस्लामाबाद से, पेशावर से, तो कम्युनिकेशंस के थ्रू हो रहे हैं। अब उसने डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे करेगा? ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट चाहिए। तो किसी भी मुल्क में इन दोनों फैक्टर्स को पढ़ने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का वर्ड यूज़ करते हैं। तो अगर आपके मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगी, और ये क्या है? प्री रिक्विजिट है। लास्ट में ऑब्वियसली बिजनेसमैन होंगे तो ये सब चीज़ें होंगी। आपके मुल्क, आपका बिजनेसमैन अगर ट्रेंड होगा, क्यों कहते हैं कि बिज़नेस करने के लिए आपको एक्सपीरियंस्ड आना बहुत ज़रूरी है। तो बिज़नेस होंगे तो ऑब्वियसली नया आउटपुट बनेगा, नई टेक्निक्स आएंगी, सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी, इंडस्ट्री में बूम आएगा। देखिएगा नॉन इकोनॉमिक फैक्टर फॉर डेवलपमेंट, वो कौन से नॉन इकोनॉमिक, मैंने अभी बताया था जब हमने इकोनॉमिक, आप मेरे लेक्चर बार बार सुनिएगा और ज़रा अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनिएगा। रट्टा कुछ नहीं होता, मैं आपसे बार बार करूँ, जब तक आप अपनी ज़िंदगी में निखार नहीं लाएंगे स्टडी से। 100 में से 100 आना और एक 100 में से 40 नंबर आ जाना, लेकिन अगर 100 में से 100 लेने के बाद उसे जनरल नहीं पता, उसे डेबिट क्रेडिट नहीं पता, क्या फ़ायदा उस अकाउंटिंग में 100 में से 100। अगर एक वो बच्चा जिसके 40 मार्क्स आते हैं, अगर उसको ये पता है कि जनरल क्या है, डेबिट क्रेडिट क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, जीडीपी क्या है, बहुत फ्रूटफुल है उसके लिए। क्या है जी नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स? अब ये जिनका मॉनिटरी फ़ायदा नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी है किसी भी मुल्क के इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या उस मुल्क में सोशल वैल्यूज़ हो, एटीट्यूड्स हो, यानी कि कल्चर, रिलीजन, लाइफस्टाइल ऑफ पीपल ऑफ सोसाइटी, इसको प्रमोट करें। या आप ये समझ लें कि देखिए, आपने ज़िंदगी में मटेरियल प्रॉस्पेरिटी की तरफ तो नहीं जाना, ज़कात भी देनी है और लोगों को भी, तो इससे भी खुशहाली आती है। पॉलिटिकल स्टेबल बहुत ज़रूरी है किसी भी मुल्क में, बहुत ज़रूरी है। 5 साल, क्योंकि वो 5 साल का प्लान लेके आती है, वो मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसीज़ बनाती है। मॉनेटरी किसी भी मुल्क में इंटरेस्ट रेट इस वक्त 21% मॉनेटरी का रेट चल रहा है। आज से 1.25 साल पहले ये 7% था। इसका मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ बोरिंग बहुत महंगी पड़ रही है, यानी कि अगर बैंक का स्प्रेड मिलाएं तो 24-25% एक शख्स को कॉस्ट ऑफ बोरिंग पड़ रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ रहा है। तो 25% अगर वो 100 में से 25% अगर 100 की इन्वेस्टमेंट करता है वो, या 100 का बोरो करता है और 18 रुपये कमाता है, तो 25 रुपये तो उसको साल का इंटरेस्ट देना है, तो क्या कमाएगा वो? फिस्कल पॉलिसीज़, टैक्सेस, रेवेन्यू, जब आपके पास टैक्सेस रेवेन्यू जनरेट होंगे तभी आप एक्सपेंडिचर किसी भी मुल्क पे, पब्लिक पे कर पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, यानी कि लोग एजुकेटेड होंगे, ट्रेंड होंगे, स्किल्डफुल होंगे, आपकी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हार्ड वर्किंग होंगे, ऑब्वियसली कंट्री फास्ट स्पीड से डेवलप हो जाएगी। इकोनॉमिक फ्रीडम देखें, प्राइवेट ओनरशिप, आप इससे अगला देखेंगे तो राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। ऑब्वियसली जब आप किसी को प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए देंगे तो वो अपनी मर्ज़ी से, कोई भी फ्रीडम होगा उसको कि जी मैं ये कारोबार करना चाहता हूँ, मुझे यहाँ इंसेंटिव स्ट्रॉन्ग्स मिलेगा।
तो ये आपके सारे रिक्वायरमेंट्स प्री रिक्विजिट हैं नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स फॉर डेवलपमेंट। कुछ ना समझ में आए तो इस लेक्चर को दोबारा सुनिएगा। बहुत शुक्रिया। अगला सवाल पे जाते हैं। आज का तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 20 नंबर का आता है मोस्टली। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डेवलपिंग कंट्री लाइक पाकिस्तान, इसके 16 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर ये क्वेश्चन 10 नंबर का आता है तब आपने सारे लिस्ट करने, लेकिन 7 से 8 एक्सप्लेन कर दीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन 20 नंबर का आता है तब आपको पता है कि 16 के बाद आप 14th ज़रूर कीजिएगा। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँगा, अगर ये क्वेश्चन 20 नंबर का आता है तो ज़रा बाद में अटैम्प्ट कर लीजिएगा। पहले ज़रा मेरे सारे वीडियोस देख लीजिएगा, अप्रोच सीखेगा मेरे से कि पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है। सारी बुक्स पढ़ लेना, बुक्स का रट्टा मार लेना। इवन आपको बुक भी अगर दे दी जाए पेपर में तब भी आप पास ना हो पाएँ तो समझिएगा आपकी अप्रोच मिसिंग थी, जो कि एक टीचर ही बता सकता था। इसीलिए कहा जाता है एब्सेंट होना बहुत बुरा समझा जाता है, नॉन एटीट्यूड समझा जाता है, नॉन सीरियस एटीट्यूड समझा जाता है। अब चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी डेवलपिंग, मतलब हो रहा है वो डेवलपिंग। सबसे पहला क्या है, एग्रेरियन इकॉनमी। क्या है जी एग्रेरियन? अब पढ़ लेंगे, ये पुरानी बुक है तो इसमें डाटा पुराना है, तो आप को एक लिंक वो जो बता दिया है पहले उसमें, तो उस पर आपने जाना है, वैसे ही पढ़ना है। एग्रीकल्चर एग्रेरियन क्या है जी, कितने % GDP है, ठीक है। और क्या कहते हैं, अभी हम डिस्कस करते हैं, मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि जी GDP के देखें 3 पार्ट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कितना एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है, कितना इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन है, कितना सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन है। जैसे ये एक ईयर था, इसमें आपको रीसेंट डाटा निकालना पड़ेगा कि मैंने एक फिगर चेक किए हैं, अभी ये 2022 के हैं, तो 22.6 रेट 2022 में वो कह रहा है कि आपकी GDP का कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का। ये बात आपने लिखनी है और इसको पल्ले बांध लेना है। फिर वो कहते हैं कि ये कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है जी एग्रीकल्चर, 37.4, ये भी 2022 का डाटा है, 37.4। तो आप अगर जिस ईयर में सुन रहे हो तो आप इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान पे जाएंगे विकीपीडिया पे, और स्टैटिस्टिकल फिगर्स राइट हैंड पे दिए होते हैं, तो वो आपने याद करने हैं। 2 बातें होंगी। तीसरी बात आपने कहना है कि जी ये एग्रीकल्चर, याद रखिएगा जो ख़ास बात है उसके बाद, इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, वो एग्रीकल्चर से आता है। ये किसी भी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। 4th बात क्या करता है जी, वो कहता है कि जी लेबर फोर्स कितनी क्रिएट करता है जी, 45% या 50% पाकिस्तान की लेबर फोर्स क्रिएट करता है ये जी। उसके बाद एक और ख़ास बात, आपकी तकरीबन कितनी क्या कहते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी कि रूरल 66% आबादी डायरेक्ट और इनडायरेक्टली जुड़ी है जी एग्रीकल्चर से। तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आप डिफ़ाइन करेंगे। दूसरा जी, फिर इसमें एक नुकसान है जी, वो कहता है कि जी डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, एग्रीकल्चर तो है वो, लेकिन अंडर डेवलप्ड है, अनडेवलप्ड है। क्या मसाइल हैं जी? सबसे पहला मसाइल जी, पानी ही नहीं है जी, शॉर्टेज। एक रिपोर्ट मैं देख रहा था, वो कहता है कि जी पाकिस्तान 18 वर्स्ट क्या कहते हैं शॉर्टेज ऑफ वाटर कंट्रीज़ में आता है। इसी तरह लैक ऑफ यूज़ ऑफ मॉडर्न मशीनरी, आप देख लें थ्रेशर कितने लोगों के पास है, ट्रैक्टर कितना क्या उसकी लोगों के पास है। फिर वो जो मशीनरी का आगे हम एक पूरा चैप्टर है एग्रीकल्चर का, वहाँ डिटेल्ड में देखेंगे। क्वालिटी सीड्स नहीं है जी, ठीक है। उसके बाद फर्टिलाइज़र बहुत एक्सपेंसिव है। ऑब्वियसली आप ज़रा एंग्रो के या ये सोना यूरिया इनके ज़रा क्या कहते हैं FFC के, इनके ज़रा फर्टिलाइज़र के प्राइसेस देखें। आपका फार्मर पढ़ा लिखा नहीं है जी, फिर फ्लड्स आ जाते हैं जी, फिर पेस्ट का अटैक हो जाता है जी, क्रेडिट फैसिलिटीज़ नहीं है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम बहुत डिटेल्ड में देखेंगे। ये क्या पढ़ रहे हैं हम, बार बार देखिए। कैरेक्टरिस्टिक किसी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ के, एग्रेरियन इकॉनमी तो है लेकिन अंडर डेवलप्ड। पॉपुलेशन प्रेशर, अब आपने शायद देखा होगा पाकिस्तान 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन में है, यहाँ बहुत तरक्की से बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर पॉपुलेशन है, लगभग 25 करोड़।
रिसोर्स तो उतने ही हैं, रिसोर्स उतने ही हैं अभी तक, वहाँ वो तो इंक्रीज़ नहीं हो रहे। ये ऐसे ही है जैसे अगर आपके पास 100 रुपये हैं और पहले 10 लोग थे तो हर एक को 10-10 रुपये चले गए। अब 100 रुपये ही हैं लेकिन 20 लोग हो गए हैं, 5-5 रुपये जाएंगे। पर कैपिटा भी कम होता जा रहा है, इनकम यानी कि पर कैपिटा इनकम भी कम होती जा रही है। जब पर कैपिटा इनकम बढ़ती है ना, या पर कैपिटा इनकम कम पे बात कर लेते हैं, जब पर कैपिटा इनकम कम होती है ना तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हिट होती है, लोगों की परचेसिंग पावर कम होती है, लोग पॉवर्टी होते हैं, लोगों की लिटरेसी रेट बढ़ जाता है, हेल्थ एजुकेशन नील हो जाती है। ये तीसरा फैक्टर था। चौथे पे चले जाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट। ऑब्वियसली जब लोग पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ऑब्वियसली लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। एक तो आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन है ही नहीं, 20 उसका भी लगभग इतना ही जीडीपी में शेयर है, नई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, लो लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, पीपल आर जनरली अनएम्प्लॉयड। फिर दूसरा बड़ा मसला क्या है कि लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, टेक्निकल ट्रेनिंग्स नहीं है, बैड हेल्थ है, ये भी जनरल अनएम्प्लॉयमेंट का दूसरा बड़ा मेजर इशू है। लोगों के पास जब पैसा ही नहीं होगा तो एजुकेशन कहाँ से होगी, जब एजुकेशन ही नहीं है तो टेक्निकल ट्रेनिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ऑब्वियसली जब पैसा नहीं है तो हेल्थ फैसिलिटी भी हिट करती है। इसी तरह ऑब्वियसली अभी हमने पढ़ा, ये सारे याद रखिएगा, ये सारे फैक्टर जो हैं इंटरकनेक्टेड हैं। जब आपकी पॉपुलेशन बढ़ी तो ऑब्वियसली मैंने आपको कहा कि पर कैपिटा इनकम भी कम होना शुरू हो गई। इसी तरह अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, किसी के पास है और किसी के पास नहीं है कुछ भी। अ स्मॉल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी कि ऑब्वियसली अगर आप पढ़ें तो पाकिस्तान की 1% आबादी के पास बहुत कुछ है। और एक रिसर्च तो ये भी कहती है कि 60% पाकिस्तान की आबादी $4 भी नहीं कमाती। अब का जो लेटेस्ट एक डाटा मैंने देखा था, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। इन्फ्लेशन रेट ऑब्वियसली इस वक्त पीक 11% था, 12% कुछ वक्त पहले, 1 से 1.5 साल पहले, ऑब्वियसली अब 40% के करीब है। जो ये चीज़ 4 रुपये की थी वो 12 रुपये की मिल रही है। लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लोग आज भी बैल को हल बांध कर लकड़ी का वो चलाते हैं क्योंकि उनके पास थ्रेशर या हल मशीन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि रिजर्व्स नहीं है, इंपोर्ट नहीं कर सकते, मॉडर्न मशीनरी पाकिस्तान में बनती ही नहीं है। इसी तरह इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेलवे, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी की जो लोड शेडिंग है, टेली कम्युनिकेशन, कहीं सिग्नल आते हैं और कहीं आते ही नहीं हैं आज भी पाकिस्तान में। ये सारे वो चीज़ें हैं लैक ऑफ, यानी कि वो हैं जो कि बैडली अफेक्ट करते हैं किसी भी मुल्क के इकोनॉमिक्स को। फिर 10वां आप देख लीजिएगा, अनडेवलप्ड इंस्टीट्यूशनल सिस्टम्स, यानी कि फैमिली सिस्टम्स, इकोनॉमिक फ्रीडम, राइट ऑफ प्राइवेट ओनरशिप। फिर 11 है, 12 है, एंटरप्रेन्योर स्किल्स ही नहीं है, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये आगे जाकर आपको समझ में आएगा, पूरा एक चैप्टर है। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या होती है, किसी भी मुल्क ने किसी से कितने पैसे लेने हैं, यानी कि रिसीवेबल कितने हैं और पेबल्स कितने हैं। तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे तो बैड डेट चल रहे हैं, समझे, हम तो डेफिसिट में चल रहे हैं, हमने तो हमारी तो पैसे ज़्यादा ही देने हैं लोगों के, कर्ज़ पे तो ये मुल्क चल रहे हैं। फिर आपके नेचर रिसोर्स आर वो भी ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड नहीं हो रहे। ये 16 आपके कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स, ये चैप्टर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद कीजिएगा। का लास्ट क्वेश्चन है ऑब्स्टैकल्स, क्या हाइंड्रेंसेस है या ऑब्स्टैकल्स आती हैं किसी भी इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट के लिए। तो इसके 3 पार्ट्स हैं। एक तो इकोनॉमिक ऑब्स्टैकल्स हैं, लैक ऑफ कैपिटल है, अभी पढ़ा कि पैसा ही नहीं है लोगों के पास,
अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचर रिसोर्स। आज भी हमारे पास उस तरह का बहुत ज़मीन, यानी कि एग्रीकल्चर ज़मीन है, लेकिन कितनी फर्टाइल है और कितनी पे कल्टीवेशन और हार्वेस्ट हो रही है, ये आगे जाके आपको पता चलेगा। पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, ये प्रॉब्लम्स पढ़ रहे हैं हम। मॉडर्न टेक्नोलॉजी शॉर्टेज, अभी पीछे हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। हम लोग टोटली डिपेंडेंस है एग्रीकल्चर पे। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन एफिशिएंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स। सोशल ऑफ, अच्छा फिर क्या करना है आपने, ये 7 पॉइंट लिखने के बाद ना, ये जो आपने पीछे से भी हमने पढ़ा है कैरेक्टरिस्टिक्स और रिक्वायरमेंट और ऑफ इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक फैक्टर, यहाँ से आप समअप करके ना अपना 1 से 2 पैरे इन्हीं 7 हेडिंग्स को अपने माइंडसेट में रखते हुए 6 से 7 लाइनों का एक पैरा लिख दीजिएगा। सवाल के 10 नंबर के, लेकिन इतनी हेडिंग्स के वो 10 नंबर नहीं देगा। सवाल को थोड़ा सा डिटेल्ड भी करना है। फिर सोशल ऑब्स्टैकल्स है, कास्ट सिस्टम से आपके सामने आप देख सकते हैं कि किस तरह का कास्ट सिस्टम्स है। हैवी कंजप्शंस हैं, पीपल आर कंजर्वेटिव्स बहुत हैं, हाई लिटरेसी रेट है, सोशल इश्यूज़ हैं ये। नॉन मटेरियलिस्टिक अप्रोच ऑफ लाइफ बहुत है। नॉन इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन है, स्टेट बैंक बहुत इनक्रेज करता है वुमेंस को पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन हमारी वुमेंस आज भी वो अपने बेचारे इनहेरिटेंस में भी हिस्सा नहीं ले पाती। पॉलिटिकल ऑब्स्टैकल्स, ये भी हमने बहुत डिटेल में पढ़ा कि एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है आपकी, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में कंटिन्यूटी है ही नहीं। एक गवर्नमेंट आती है, वो दूसरी गवर्नमेंट जब चली जाती है तो पुरानी वाली पॉलिसीज़ को कट कर फिर अपनी पॉलिसीज़ को कंटिन्यू करवाने की कोशिश करती है। नेगेटिव रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी है, करप्शन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपके सामने नैब, आज एक हुकूमत जब जाती है तो दूसरी हुकूमत आती है तो वो नैब के केसेस आप देख लें तो करप्शन बहुत ज़्यादा है। लैक ऑफ प्रोफेशनल एफिशिएंसी, ये सारे पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक ऑब्स्टैकल्स हैं। फिर इनकी कुछ सजेशंस हैं, ये बिल्कुल लास्ट में लिखेंगे। अच्छा, इसी तरह जैसे हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक ऑब्स्टैकल्स, इसके नीचे एक पैरा इन्हीं 7 हेडिंग्स को माइंड सेट में रखते हुए करने हैं। इसी तरह सोशल ऑब्स्टैकल्स के 6 हेडिंग्स को माइंड सेट में रखते हुए एक पैरा 4-5 लाइनों का कर देना है। इसी तरह पॉलिटिकल ऑब्स्टैकल्स में फिर लास्ट में सजेशन, तो ये हार्डली 3-3.5 पेज पे चला जाएगा। तो ऑब्वियसली 10 नंबर का क्वेश्चन है और ये भी 7 से 8 मार्क्स से लाता है। बहुत अच्छा क्या कहते हैं, ये जो आज हमने इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट का कंटेंट्स चैप्टर 1 देखा है, ये बहुत अच्छे मार्क्स दिलाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्रीकल्चर पे बात करेंगे और प्लीज़ उसके लिए गूगल पे जाइएगा, जो हमने फर्स्ट वीडियो में बताया है। गूगल पे इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान विकीपीडिया लिखिएगा और राइट हैंड पे स्टैटिस्टिकल फिगर्स होते हैं, उन सबको याद करने की कोशिश कीजिएगा। उसमें जीडीपी, सारे फिगर्स देखिएगा, ग्रोथ रेट क्या है, जीडीपी का कंट्रीब्यूशन एग्री इंडस्ट्री का क्या है, कितने % एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट क्या, इन्फ्लेशन रेट क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, मेजर एक्सपोर्ट क्या है, इंपोर्ट क्या है। बहुत शुक्रिया। और अभी तक अगर आपने क्या कहते हैं मेरी वीडियो को लास्ट में देखा है तो प्लीज़ वीडियो 1 ज़रूर देखिएगा। उसमें हमने चैप्टर को और बुक को थोड़ा सा डिस्कस किया है कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है और किस तरह करना है। ये जो अब आपको मैं एक वीडियो दिखाने लगा हूँ, प्लीज़ ये ज़रूर करें और इसको रट लें। गूगल पे जाना है और गूगल पे जाके गूगल के मेन पेज पे जाएंगे। यहाँ लिखना है इकनॉमी ऑफ पाकिस्तान विकीपीडिया। तो ये एक पेज है, इस पेज पे जाएंगे, यहाँ से ये सिलेक्ट करेंगे। तो आपने क्या करना है, यहाँ से जो राइट साइड पे है, इस पे ये देखिएगा, ये
पाकिस्तान जीडीपी में किस रैंक पर है, जीडीपी ये पॉपुलेशन कितनी है 2022 ज़रूर याद रखिएगा कि ये जो आप जब भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पाकिस्तान में डेटा रिपोर्ट करेंगे तो ज़रूर ब्रैकेट में आपने ईयर लिखना है। हम रैंक क्या है, ग्रोथ याद रखना है, पर कैपिटा इनकम याद रखनी है, जीडीपी बाई सेक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 22%, 19% इंडस्ट्री है, 58.20 ये 2022 के है। अच्छा, फिर उसके बाद इन्फ्लेशन कितनी है याद रखिएगा ये। फिर कॉस्ट ऑफ बोरिंग 21% है। पॉपुलेशन कितनी है जी, ये ज़रूर याद रखनी है आपने। फिर लेबर फोर्स कितनी है 71.7। इसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, और लेबर फोर्स एग्रीकल्चर कितनी जनरेट करता है, इंडस्ट्री कितनी करता है, सर्विसेज कितनी करता है। फिर मेन इंडस्ट्रीज़, एक्सपोर्ट क्या है, एक्सपोर्ट कौन से गुड्स करते हैं, इंपोर्ट क्या है, इंपोर्ट गुड्स क्या है। ये आपने सारे के सारे मेमोराइज़ करने हैं। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान में बहुत सी जगहों पे इनका इस्तेमाल होगा, इन फिगर्स का। ये वो फिगर्स हैं जो आपको मार्क्स दिलाएंगे, तो काइंडली इनको तावीज़ की तरह रटना शुरू कर दें, बार बार लिखें, बार बार लिखें। ये बहुत कारआमद हैं मार्क्स लेने के लिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान की आज हम ये 3rd वीडियो बना रहे हैं। और इससे पहले एक बात ये कि अगर आप ये वीडियो आज देख रहे हैं और फर्स्ट वीडियो है, इससे पहले की जो 2 वीडियोज़ हैं EDOP से रिलेटेड वो पहले देखें, फिर इस वीडियो को देखेंगे। आज की इस वीडियो में हम एग्रीकल्चर पे बात करेंगे। EDOP में जो दूसरा सवाल अटैम्प्ट होगा इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ के बाद, वो एग्रीकल्चर से होगा, क्योंकि ये वो सवाल है जिसमें एक स्टैंडर्ड किस्म का इसका एक मसला है और एक स्टैंडर्ड किस्म की जवाब है कि एग्रीकल्चर के पाकिस्तान में क्या मसाइल हैं, रीज़न फॉर डाउनग्रेडिंग या डिक्लाइनिंग वॉट एवर, जो भी उसके ड्रॉबैक हैं कि क्यों पाकिस्तान में एग्रीकल्चर इतना बैकवर्ड है। तो उसके ऊपर जो काफ़ी जो सवाल्स आते हैं, यानी कि जो क्वेश्चंस आते हैं वो यही आते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या हैं एग्रीकल्चर में पाकिस्तान में। तो वो एक स्टैंडर्ड सा उसका जवाब है। फिर उसके बाद वो आपसे सेकंड पार्ट में कहेगा कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो एक सवाल तो ये आता है। फिर उसके बाद मशीनरी के ऊपर आता है, मैकेनाइजेशंस पे आता है, मेरिट्स डीमेरिट्स, क्या फ़ायदे हैं उसके, क्या नुकसान आते हैं। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर पॉलिसी आ जाती है, एग्रीकल्चर क्रेडिट, यानी कि क्रेडिट्स, पैसा कहाँ से हम एग्रीकल्चर के लिए ले सकते हैं, उसके सोर्सेज क्या हैं, तो उन सोर्सेज पे बात करेंगे। फिर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पर बात करेंगे। तो ये 4 सवाल है, 5 सवाल है स्टैंडर्ड है। जो ख़ास बात है इकोनॉमिक्स के इस चैप्टर की वो यही है कि पहला सवाल आप इकोनॉमिक ग्रोथ से करेंगे, दूसरा आप जो सवाल अटैम्प्ट करेंगे वो आप एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से करेंगे। तो आइए चलते हैं हम क्विकली एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के पास और इसको क्या कहते हैं पढ़ते हैं। और मेरी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपको एक चीज़ और ज़रूर बताऊंगा कि पेपर कितना करना है आपने। 10 नंबर का सवाल अटैम्प्ट करना फर्स्ट प्रायोरिटी है। मैं बार बार एक ही बात करता हूँ कि आपने जो सवाल अटैम्प्ट करना है वो 10 नंबर का होना चाहिए, 10-10 के 2, तो ताकि आपको 16, 15, 17 दोनों में मिला के अगर आप दोनों को अच्छा लिखते हैं। लेकिन अगर 20 का करेंगे तो मैक्सिमम वही 12-13। तो आइए चलते हैं हम सीधा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे। मैं इसमें ये ज़रूर बताता हूँ स्टूडेंट्स को कि कितना लिखना है 10 नंबर में और किस तरह प्रेजेंट करना है। ये एक आर्ट है, इसी आर्ट के बिना पर आपको नंबर मिलते हैं। चलिए अब चलते हैं हम डायरेक्ट इस पे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान पे। ये बुक है, हम इसी से मैंने रिकमेंड किया कि आप पढ़ेंगे। तो चलें अब हम 3rd चैप्टर की तरफ चलते हैं। ये आज का जो हमारा टॉपिक है वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है। इसमें से हम 4 सवाल याद करेंगे और 4 सवाल याद करने से मुराद बढ़ाएंगे। तो आपने ये वीडियो एट द एंड तक देखनी है और मैं सवाल का जवाब बताऊंगा कि आपने अगर 10 नंबर का है तो कितना लिखना है, 20 नंबर का है तो कितना लिखना है।
लेकिन एक बात, सब कुछ आना और आने के बाद भी मार्क्स ना आना, यानी कि बुक होते हुए भी अगर आप मार्क्स ना लेके आएँ तो इसका मतलब है कि 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको आना, दूसरा आप कैसे प्रेजेंट करते हैं उसको, तीसरा आपकी राइटिंग कैसी है। तो प्रेजेंटेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं बार बार आपको एक ही बात मैंने ज़िंदगी में स्टूडेंट्स को, क्योंकि मैंने ये खुद सीखी है कि मैंने अगर मैट्रिक में पोजीशन ली है तो क्यों ली थी, या मैंने मास्टर्स में अपने मेडल लिए तो क्या बेसिस सीख के जी। तो मैंने हमेशा एक बात देखी है कि टीचर को एग्जैक्टली चाहिए क्या चीज़ है जो टीचर को बहुत अच्छी लगती है, वही हमें देना चाहिए। हमें जितना याद है वो मैटर नहीं करता, सवाल के नंबर बताते हैं कि हमें लिखना कितना है। 5 नंबर का सवाल है अगर, तो हमें कितना लिखना है ये 5 नंबर ने बता दिया हमें कि कितना लिखना है और क्या लिखना है, बस हमें इंपॉर्टेंट ही लिखना है उसमें। 10 नंबर का है तो फिर हमें कितना लिखना है, सवाल की नेचर ने हमें बता दिया कि जी 10 नंबर का सवाल है, तो अब लिखना उतना ही है कि 3 पेज भर जाए या 3.25 पेज पे चला जाए। थ्योरी बेस्ड है ना। अब 20 नंबर का क्वेश्चन है जो कि मैं हमेशा मना करता हूँ, लेकिन अगर 20 नंबर का है तो फिर कितना करना है, फिर तो 6-7 पेजेस पे जाना चाहिए ना। राइटिंग फिर सब चीज़ें इम्पैक्ट है। फिर आप पहली किसी भी हेडिंग में पहले दो पॉइंट्स होते हैं वो बहुत वैलिड होने चाहिए। एक दफ़ा का जिक्र है ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप लिखें और कहें कि एक दफ़ा का जिक्र है, नहीं, वो 2 पॉइंट ऐसे होना चाहिए जो उस हेडिंग को इतने सपोर्ट करें कोर वर्ड्स के साथ। चलिए अब हम चलते हैं डायरेक्ट चैप्टर पे। ये आज का कंटेंट था। ये आज का चैप्टर है इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। ये आपने पाक स्टडीज़ में बहुत पढ़ा होगा, ये मैं नहीं बता रहा कि ये क्या होती है, अब आप खुद पढ़ेंगे। ठीक है, ये इसके मेन फीचर्स हैं कि ये इम्पोर्टेंस है इसकी, ठीक है, कि क्या करती है, क्या उसकी खसूसियात हैं, क्या उसके करैक्टरिस्टिक्स हैं, फ़ीचर्स क्या हैं। तो ये अब आपने ये सवाल तो ख़ुद पढ़ना है और ये इतना मार्क्स दिलाता भी नहीं है, लेकिन ये है कि जो इसके ख़ास सवाल हैं अब हम डायरेक्ट उन पर चलते हैं। तो मेजर एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं, ये भी आप पाक स्टडीज़ में बहुत पढ़ा होगा, तो ये भी अपने नो हाउ के लिए इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद माइनर एग्रीकल्चर क्रॉप्स कौन सी हैं, इनको भी पढ़ लीजिएगा, सिर्फ बुरे वक्त के लिए हम कहते हैं। ये आज का एक सवाल है हम जिसको पढ़ेंगे, प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर। ये 10 नंबर का आता है कि क्या प्रॉब्लम्स है। इसकी कितनी हेडिंग है, 15। इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का तरीका क्या है कि आपने सबसे पहले इसकी 15 की 15 हेडिंग्स आपने लिख देनी है। अब अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 7 या 8 डिफ़ाइन कर देनी है। सबसे पहली चीज़ पढ़ लेते हैं अब हम एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स। ये अपने जहन में रखनी है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, प्रॉब्लम्स पढ़ रहे हैं जी हर चीज़ की, यानी कि हर चीज़ एग्रीकल्चर क्या उसके प्रॉब्लम्स हैं जी इसमें। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कल्टीवेटेबल लैंड, ठीक है, अंडर यूटिलाइजेशन है। एक उसने रिसर्च दी है, लेकिन जब आप कोई लेटेस्ट बुक लेंगे, ये मेरे पास जो बुक है वो 2007-8 की है, तो जब आप बुक लेंगे तो उसमें ऑब्वियसली इन्होंने कोई लेटेस्ट फिगर दिए हुए होंगे। अब वो कहते हैं फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का जो एरिया है वो 80 मिलियन एकड़्स है जिस पर आप कल्टीवेट कर सकते हैं, जिसमें से सिर्फ 25% पे कल्टीवेशन होती है। इसका मतलब है 75% जस्ट पोजेशंस हैं, जस्ट पोजेशंस हैं, और वो किसी भी तरीके से उनके ऊपर कोई भी हार्वेस्टिंग या कल्टीवेशन नहीं होती। तो सबसे पहला है अंडर यूटिलाइजेशन। अनइकोनॉमिक होल्डिंग, इट मीन्स स्मॉल एरिया ऑफ लैंड है विच इज़ अनइकोनॉमिकल टू कल्टीवेट। यानी कि जब आप एक ऐसे पढ़ें ड्यू टू इनहेरिटेंस सिस्टम, यानी कि अगर किसी के 6 बेटे हैं और उसके इस बंदे के पास 6 एकड़ थी, तो अब उसने जब लैंड को डिवाइड किया तो हर बेटे को 1-1 एकड़ चली गई, तो 6 एकड़ पे वो बड़ा कुछ यानी कि क्रॉप्स लगा सकता था। लेकिन जब उसने 1-1 एकड़ सब पे चली गई तो अब वो जो क्रॉप है वो अपनी मर्ज़ी से कुछ ना कुछ कम लगाएंगे, कुछ नहीं लगाएगा। तो वो कहते हैं कि जैसे जैसे स्मॉल एरियाज़ में लैंड होती जाती है वो उतनी ही अनइकोनॉमिकल होती जाती है, यानी कि लैंड इज़ डिवाइडेड एंड सब डिवाइडेड इनटू स्मॉल पीसेस मेकिंग इट अनइकोनॉमिकल टू कल्टीवेट। फिर एट द एंड लेस आउटपुट। हम प्रॉब्लम्स पढ़ रहे हैं तो लेस आउटपुट हो गया, ठीक है। तो ये दूसरी प्रॉब्लम थी। तीसरी प्रॉब्लम देखिएगा, कंसंट्रेशंस ऑफ लैंड ओनरशिप। देखिए पाकिस्तान में ये 2 सिस्टम बड़े पाए जाते हैं, ये जागीरदार और ज़िम्मेदार, जिसको आप कहते हैं बड़े ज़िम्मेदार हैं। वो बहुत ज़्यादा लैंड्स ख़रीद लेते हैं, बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ लैंड उनके पास है, लेकिन वो डू नॉट टेक मच इंटरेस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर बिकॉज दे लिव्ड इन
अदर सिटीज़, इन अदर बिग सिटीज़, सिर्फ उन्होंने पोजेशंस के लिए ली होती है। तो ये 3 ऐसे बड़े प्रॉब्लम्स हैं। एक तो आप अंडर यूटिलाइजेशन से आपकी लैंड, फिर अनइकोनॉमिक यानी कि स्मॉल डिवाइडेड होती जा रही है, फिर उसकी जो कंसंट्रेशन है वो ये देख लीजिएगा। फोर्थ है लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़। पाकिस्तान दुनिया के बहुत ज़्यादा यानी कि जो वर्स्ट वाटर के जो आते हैं, शॉर्टेज ऑफ वाटर में, पाकिस्तान उनमें फॉल करता है। तो पाकिस्तान में जो अब आप देख लें कि ये इरिगेशन का जो सिस्टम होता है, यानी कि जिसमें पानी का बहाव लेना होता है, तो वो भी अनसेटिस्फैक्ट्री है। ठीक है, हम इतने अच्छे नहीं हैं। फिर उसके बाद 5वां देख लेते हैं ओल्ड मेथड्स ऑफ कल्टिवेशंस। आज भी लोग थ्रेशर, बुलडोज़र, ट्रैक्टर, क्योंकि उसको पैसे चाहिए, पहली बात चीज़ है। ठीक है, वो उसको ख़रीदने के लिए। फिर उसके बाद वो बेचारे जो वुडन हुल होते हैं, यानी कि लकड़ी के जो बने हुए होते हैं, उनसे बैल को लगा कर वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं। फिर ये भी प्रॉब्लम्स है। छठा शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस। ऑब्वियसली पैसा ही नहीं है उसके पास ना। देखिए इरिगेशन, ट्यूबवेल चलाने के लिए पैसा चाहिए, कैसे चलेगा जी? वो एक आपको हाई स्पीड डीजल चाहिए उसको चलाने के लिए उसके। ठीक है, तो शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस है, पैसा ही नहीं है जी आपके फार्मर के पास। और वो जब बैंक जाता है तो जी वो हाई इंटरेस्ट रेट पे मिलता है। फिर जी आपका जो इनपुट्स है, यानी कि जो रॉ सीड है, वो बहुत पुअर क्वालिटी है, बहुत ज़्यादा पुअर क्वालिटी है। और हर एक के पास पैसा नहीं है कि वो जी अपनी लैंड यानी कि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए फर्टिलाइज़र ख़रीद सके, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, यानी कि ये जो कीड़े मार अद्वियात होती हैं, वो बेचारा मॉडर्न मशीनरी भी यूज़ नहीं कर पाता। तो क्या रहता है जी, उसकी आउटपुट दिन पर दिन डाउन होती जाती है। तो ये हमने 7 पढ़ लिए। तो बाकी आप देखें, नेचुरल कैलामिटीज़ है, फ्लड आपके सामने है, कैसा लास्ट ईयर भी बहुत ज़्यादा, तो ये भी आता है। ठीक है, फिर आपका इनसफिशेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, ये अब आपने 8-9 लिख लेने हैं, तो ये 7 ही लिखने हैं हमने। ठीक है, तो ये एक सवाल था। इसके बाद हम चले जाते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो ये आता है कि जी आप ये देखें, ये सारे अगर आप देख लेंगे कि ये सारे आप पढ़ेंगे तो बहुत आसान है। आपने 10 नंबर में 7 हेडिंग ही करनी है और 2 या 3 पॉइंट लिखने हैं। अच्छा, मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर है। ठीक है, तो मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि ये सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि मैकेनिकल अप्लाइंसेस को यूज़ करना, साइंटिफिक टेक्निक को यूज़ करना फॉर व्हाट? बूस्टिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। फर्टिलाइज़र हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गई, ये सारी चीज़ें। इसके क्या मेरिट्स होते हैं जी, वो पढ़ते हैं जी। ये आउटपुट इंक्रीज़ कर देती है। डायरेक्ट पढ़ लेते हैं कि ये है क्या, इंक्रीज़ इन आउटपुट। देखें, इंसान फ़िज़िकल लेबर यानी कि वो बेचारा ख़ुद काम कर तो रहा होता है, लेकिन अगर हम मशीनरी की बात करें तो मशीनरी कई इंसानों का काम अकेले कर लेती है। यानी कि एक अनकल्टिवेटेड लैंड है या अनफर्टिल लैंड है, उसको कन्वर्ट करने के लिए बहुत सी मशीनरी ऐसी आती हैं जो फर्टिलाइज उसको कर देती हैं। ठीक है, यानी कि जस्ट वो लैंड यूज़ हो रही थी एनिमल फूडर के लिए, लेकिन जैसे उसको मशीनरी के लिए हमने किया तो वो फूड सफिशेंसी हो गई उसमें, तो उससे बेहतर यानी कि आउटपुट आना शुरू हो गया। दूसरा, इंक्रीज़ इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अच्छा, ख़ास बात यह है कि जब आपकी पैदावार अच्छी हो जाएगी, ओब्वियसली जब आपकी पैदावार अच्छी हो जाएगी तो आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी। जब आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी तो ओब्वियसली आपकी इनकम इंक्रीज़ हो जाएगी। तो जब भी किसी फार्मर की इनकम इंक्रीज़ हो जाएगी तो ओब्वियसली उसका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बेहतर हो जाएगा। ठीक है। थर्ड, फैसिलिटी इन ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि पुराने तरीके से अगर हम देखें, एनिमल कार्ट्स होते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, इरीगेशन, सोइंग, बेचारा ये बड़े मुश्किल होता है। तो आजकल मैकेनाइजेशन में थ्रेशर्स है, आपका ट्रैक्टर है, ट्यूबवेल है, जो कि लेस टाइम कंज्यूमिंग में बहुत ज़्यादा आपको रिजल्ट दे देता है। मल्टीपल क्रॉपिंग है, यानी कि मशीनरी एक वक्त में आपको मशीन हेल्प कर सकती है इजीली, जिसमें आप एक ही वक्त में 2 या 3 टाइप ऑफ क्रॉप लगा सकते हैं। फिर आपकी ऑब्वियसली जॉब अपॉर्चुनिटी, जब आप मशीनरी ख़रीदेंगे तो ऑब्वियसली वो ख़राब भी होगी, उसको मेंटेनेंस चाहिए होगी, रिपेयर चाहिए होगी, उसको वर्कशॉप के लिए, तो वहाँ पे लोगों को जॉब मिलेगी। तो ये एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करती है, इसके फ़ायदे हैं। फिर हम चले जाते हैं डीमेरिट्स। अब आप देखें डीमेरिट्स हैं तो क्विकली इनको डिस्कस करते हैं जाके वहाँ। लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स, सबसे पहले तो ये है कि जी मशीनरी ख़रीदने के लिए पैसे चाहिए।
आपका जो यानी कि जो हमारा किसान है वो बहुत गरीब है, वो बेचारा ज़िंदगी ऐसे गुजारता है कि कभी 2 वक्त की रोटी, कभी 3 वक्त की रोटी, तो वो कैसे मशीनरी ख़रीदेगा। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इतनी हेल्प नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी जो वो कहते हैं कि सिक्योरिटीज़ दें आपको, जो उसके पास कहाँ होती है इतनी सिक्योरिटीज़ देने के लिए। कोई घर भी नहीं होता या कोई और अदर कुछ कोई ऐसी गाड़ी वाड़ी कुछ भी नहीं होता। सेकंड, टेक्निकल ट्रेनिंग, फार्मर बेचारा पढ़ा लिखा होता नहीं है, तो अब वो मशीन यानी कि ले तो आता है, उसको ऑपरेट ही करना नहीं आती है, ठीक है, टेक्निकल नॉलेज ही नहीं है उसको। तो दूसरा, फिर उसके बाद वो मशीनरी अगर ख़राब हो जाती है तो आसपास कोई वर्कशॉप नहीं है, तो वो बेचारा वहाँ पे भी उसको मसाइल काफ़ी आते हैं। ये हम मशीनरी के डीमेरिट्स पढ़ रहे हैं। अर्बनाइजेशन प्रॉब्लम, मशीनरी कैन डू मैनी वर्कर्स जॉब, देयरफॉर जो आपका फार्म लेबर है विल बिकम अनएम्प्लॉयड। जो आपका बेचारा क्या कहते हैं किसान है वो अनएम्प्लॉयड, क्योंकि उसकी जगह मशीनरी काम करे। यानी कि अगर आप एक बड़े ज़िम्मेदार है, आपने 10 लोगों को रखा हुआ था, तो अब आपने एक मशीन ली और 1-2 बंदे रख लिए, 8 लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, ठीक हो गया। फॉरेन एक्सचेंज बर्डन, आप मशीनरी बाहर से ख़रीदेंगे, ऑब्वियसली मशीनरी बाहर से आती है, पाकिस्तान में तो इतनी अच्छी वो हम लोग मशीनरी में नहीं है। मशीन एंड इक्विपमेंट आप बहुत ज़्यादा, जो अगर आप इंपोर्ट का आइटम देखेंगे तो वो मशीनरी होती है, तो ऑब्वियसली जब वो बाहर से उसके स्पेयर पार्ट्स, फिर उसका पेट्रोल लुब्रिकेंट्स जो यूज़ होता है वो भी बाहर से आता है, तो उसके लिए आपका जो डॉलर्स हैं वो आप पे कर रहे होते हैं। तो पाकिस्तान वैसे ही उसकी बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत डेफिसिट चल रही होती है। फिर 5वां देख लीजिएगा, 6th पढ़ लीजिएगा, तो 4 मैंने पढ़ा दिए हैं। तो ये एक सवाल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि इसकी कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं कि आप इंक्रीज़ कर दें मैकेनाइज्ड फार्मिंग। प्राइस को वो कह रहा है सबसे पहले मशीनरी की जो इक्विपमेंट है उसकी प्राइसेस को कम किया जाए, इलेक्ट्रिसिटी दी जाए जी ट्यूबवेल्स को बहुत लो रेट पर, वर्कशॉप होनी चाहिए, टेक्निकल ट्रेनिंग्स होने चाहिए, इस्टाब्लिश जो होने चाहिए, लोन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, बिल्कुल लो इंटरेस्ट रेट पे होना चाहिए। कोऑपरेटिव फार्मिंग जो कि एक कंट्रोल फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड, यानी कि कोऑपरेटिव फार्मिंग की ऑफिसेज भी होने चाहिए। तो ये आज का दूसरा बड़ा सवाल था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 2 सवाल। तो अगर ये 10 नंबर का आता है तो आपने 4-4 लिख देने हैं, और अगर ये 20 नंबर का आया तो 5-5, 6-6 लिखने के बाद ये उसके मैकेनाइजेशन के मेजरमेंट, यानी कि ये इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, कि गवर्नमेंट कौन से अडॉप्ट फॉलो कर सकती है इनको बेहतर करने के लिए। फिर ये एक सवाल है जी एग्रीकल्चर क्रेडिट, यानी कि पाकिस्तान में अगर वो जो एग्रीकल्चर का काम करता है वो क्रेडिट कहाँ से पैसे ले सकता है, कैसे लोन ले सकता है। तो अगर शॉर्ट टर्म लोन लेगा तो यानी कि शॉर्ट टर्म का मतलब है अप टू 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर जिससे वो वापस करना है उसे, तो वो क्या पर्पज़ हो सकता है उसका लेने का। तो वो बीज ख़रीदना होगा, फर्टिलाइज़र्स ख़रीद सकता है। फर्टिलाइज़र क्या होती है आपको पता है, ये प्रोडक्शन इंक्रीज़ करती है। तो ये DAP खाद वगैरह जो ख़रीद रहे होते हैं लोग FFC से या एंग्रो से, ठीक है। इंसेक्टिसाइड यानी कि कीड़े मारक, एनिमल फूडर हो सकता है, ये सारी चीज़ें, लैंड को रेवेन्यू करना, कस्टम ट्रेडिशन। फिर अगर आप अप टू 5 ईयर तक पे लोन देखेंगे तो वो अगर आपने कैटल्स ख़रीदने हैं, टूल इक्विपमेंट ख़रीदनी है, ट्यूबवेल्स को रिपेयर करवाना है, लैंड को लेवलिंग करवानी है, अगर उससे भी बड़े खरीदने हैं तो आप ऑब्वियसली कोई नई लैंड जब ख़रीदेंगे, एग्रीकल्चर मशीनरी ख़रीदनी हो और हॉर्टिकल्चर का कारोबार करना हो, तो ये वो कह रहा है कि अगर आप एग्रीकल्चर क्रेडिट लेते हैं, किन चीज़ों के लिए लेते हैं, अगर इन चीज़ों के लिए लेंगे तो वो उसका पीरियड ये होगा, अगर इन चीज़ों के लिए लेंगे तो उनका पीरियड ये होगा, और इन चीज़ों के लिए तो उनका पीरियड 5 साल से ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि सोर्सेज क्या हैं जी। शॉर्ट टर्म क्रेडिट बता दिया उसने, हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है, ये मीडियम थे और ये लॉन्ग टर्म थे। फिर वो कहते हैं कि जी सोर्सेज पढ़ लेते हैं क्या। अगर नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की बात करें हम, तो सबसे पहले रिलेटिव्स, यानी कि अगर आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है ना, तो सबसे पहले आप अपने फैमिली मेम्बर्स यानी कि रिलेटिव्स होते हैं उनको कॉल करते हैं कि यार मुझे पैसे चाहिए। जब वो ना दें तो फिर आप अपने दोस्तों को करते हैं, अगर वो भी ना दें तो ऑब्वियसली आप अपने इलाके के शॉपकीपर से बात करते हैं, अगर वो भी ना दें तो एट द एंड पे जो पैसे इंटरेस्ट पे लेकर पैसे दे रहे होते हैं कमीशन एजेंट, उनसे मांगते हैं।
तो ये सोर्सेज थे नॉन। फिर अगर इंस्टीट्यूशनल पर जाएंगे तो सबसे पहले वो उसने कि गवर्नमेंट के लोन्स होते हैं जो स्पेशली तकावी टाइप से होते हैं, यानी कि ये प्रोविजनल्स होते हैं। फिर एग्रीकल्चर बैंक के पास जाएंगे, नहीं तो अगर वहाँ से नहीं मिला तो कमर्शियल बैंक के पास जाएंगे। एग्रीकल्चर का मतलब है एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही होगा, यानी कि ज़राई तरक्याती बैंक पाकिस्तान में जैसे है। फिर कमर्शियल बैंक, ये आपका कोई भी बैंक हो सकता है, जिसमें कोई भी बैंक है, आपका HBL हो सकता है, ABL हो सकता है, कुछ भी बैंक हो सकते हैं। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं तो ये पैसा देती हैं। तो ये एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तीसरा बड़ा सवाल था। अगर आप देखेंगे प्रॉब्लम्स क्या है जी, उसके बाद हम देखेंगे प्रॉब्लम्स क्या है जी। लोन नॉट अवेलेबल टू स्मॉल फार्मर, उसके पास कुछ होता ही नहीं है बेचारे के पास, क्योंकि बैंक जो होता है वो कुछ सिक्योरिटी मांगता है। फिर बहुत ज़्यादा लंबी लेंथी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है, वो बेचारा नहीं। फिर एक्चुअल पेमेंट में वो बेचारा डिले कर रहा था, क्योंकि उसने तो फसल होगी और खुदा न खास्ता अगर कोई फसल तबाह हो गई या कुछ हो गया तो वो पेमेंट भी नहीं कर पाएगा। फिर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, आपका मुल्क का इंटरेस्ट रेट इस वक्त बहुत हाई 21% है। आप सोचें 21 के बाद बैंक का स्प्रेड मिलाएंगे तो ये 25 से 30% बहुत हाई है। रीपेमेंट्स ऑफ लोन आर नॉट मेड, वो बेचारे के लिए भी। फिर लोन ओनली फॉर फ्यू पर्पस, ये प्रॉब्लम्स हैं। वो कह रहा है, फिर उनके सोल्यूशंस बताता है। क्या सोल्यूशंस हैं? ये सोल्यूशंस हैं जी, ये आप पढ़ेंगे तो ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा। और ये सवाल इस चैप्टर का हम लास्ट सवाल जो मैं रिकमेंड करता हूँ, इसके बाद जो सवाल हैं वो जस्ट फॉर आप एक्स्ट्रा याद कर सकते हैं। एक्स्ट्रा से मुराद के इन केस अगर आपको कुछ ना आता हो तो वो कर लें, वो हम देख लेते हैं सिर्फ, लेकिन वो आप खुद पढ़ेंगे थोड़ा बहुत के इन केस अगर प्रॉब्लम कहीं आ जाए तो वो सवाल आप अटैम्प्ट कर सकें, इन केस आपको पांचवा या चौथा सवाल कोई ना आता हो। कोऑपरेटिव फार्मिंग का एक सवाल है जो आप पढ़ सकते हैं इसमें, तो ये सवाल आप देख लीजिएगा, ठीक है। और आज के लिए बस ये लास्ट सवाल था जो आपको मैंने से बता दिया, मैंने पढ़ाया नहीं है। तो ये सवाल है जो आप याद कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो हम इंडस्ट्रियल पे पढ़ेंगे। और अगर ये वो लोग वीडियो देख रहे हैं लास्ट तक तो प्लीज़ इससे पहले सेकंड और फर्स्ट ज़रूर देखिएगा। ये थर्ड वीडियो है, हम फोर्थ अब बनाएंगे इंशाल्लाह इंडस्ट्रियल पे। तो आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले वक्त में हम इकोनॉमिक्स पे बात करेंगे, कुछ और बीकॉम के सब्जेक्ट्स पे बात करेंगे, BBA और MBA के स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ स्टफ़ डालेंगे इसके ऊपर, स्टफ़ कह दिया मैंने, खैर मतलब कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर बात करेंगे हम आने वाले वक्त में। बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सोचा आज ही इसकी एक और फोर्थ वीडियो भी बना ही लेते हैं साथ। तो फोर्थ जो हम वीडियो है उसमें हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान का थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो इंडस्ट्री है। सबसे पहला चैप्टर इकोनॉमिक ग्रोथ का था जो मेरी सेकंड वीडियो में है। थर्ड वीडियो में इकोनॉमिक्स एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स थी, उसकी उनके मसाइल पे बात थी। चौथा इंडस्ट्रियल के बैकवर्डनेस क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनको कैसे अच्छा कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल क्या कहते हैं। फिर हम इसमें कटेज यानी कि स्मॉल स्केल्स इंडस्ट्रीज़ हैं। फिर प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी होती है, उसके मेरिट्स डीमेरिट्स, इन सब को पढ़ेंगे। ये थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर ये आप मेरी वीडियो फोर्थ वीडियो देख रहे हैं तो फोर्थ को देखने से पहले आप फर्स्ट सेकंड थर्ड ज़रूर देखिएगा। तो अब ये जो सवाल है ये वो सवाल है जो आपको 60 नंबर का पेपर यानी कि इसको करने के बाद आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, 60 नंबर का पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो क्या कहते हैं, चलते हैं वीडियो की तरफ। और इसमें वही बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि 10-10 नंबर के अटैम्प्ट करने हैं। 20 का इनके सब नहीं आता इंडस्ट्री में तो फिर अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान का वो इंडस्ट्रियल है। चलें अब हम इसको पढ़ते हैं। ये बुक है, हम इसी से मैंने रिकमेंड किया कि आप पढ़ेंगे। तो चलें अब हम थर्ड चैप्टर की तरफ चलते हैं। ये फोर्थ चैप्टर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें वही चीज़ जैसे हमने बात की थी इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, ये वो सवाल है जो आप खुद याद करेंगे। फिर मेन इंडस्ट्रीज़ क्या है ये आप पढ़ लेंगे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री ये पाकिस्तान की मेन इंडस्ट्रीज़ है, ये पढ़ लेंगे आप, क्योंकि ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट मार्क्स मतलब आपने पाक स्टडीज़ वगैरह में पढ़े होंगे ये सवाल। तो अब आज का जो सबसे पहला सवाल है वो ये है कि इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज़ इन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। ठीक है, क्या अहमियत है जी इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट में, ठीक है।
तो जी इंक्रीज़ करता है नेशनल इनकम। ऑब्वियसली जब आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी तो जीडीपी इंक्रीज़ होगी। आपकी जो प्रोडक्शन है, ठीक है, वो इंक्रीज़ होगी तो ऑब्वियसली जीडीपी इंक्रीज़ होगी। जब जीडीपी इंक्रीज़ हो जाती है तो किसी भी मुल्क की, तो इट मीन्स कि नेशनल इनकम इंक्रीज़ हो गई। सिमिलर है दोनों, ठीक है। और जब नेशनल इनकम इंक्रीज़ हो जाती है तो ऑब्वियसली पर कैपिटा ऑफ इनकम इंक्रीज़ हो जाती है लोगों की। जब पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ हो जाती है तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो जाता है। दूसरा, इंक्रीज़ इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ऑब्वियसली अब अगर मैं एक ब्रांच, अब हम इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं एक कारोबारी बंदा हूँ तो मैंने, अगर मेरा प्रोडक्शन बढ़ रही है तो ऑब्वियसली मैं 2 की जगह 4 लोग रख लूँगा, तो लोगों को क्या मिला? रोज़गार मिला। ठीक हो गया। इंक्रीज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी। इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोडक्टिव पोटेंशियल को इंक्रीज कर जाती है क्योंकि लोग स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। जब स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं तो आपका जो वेस्टेज होता है वो बहुत कम होता है, आपकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है जी। बार बार एक ही बात करेंगे, जब आपकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है तो आपकी इनकम इंक्रीज हो जाती है, और जब इनकम इंक्रीज हो जाती है ना तो लोगों का पर कैपिटा इनकम, जब इनकम इंक्रीज हो जाती है और लोगों के पास पर कैपिटा इनकम हो जाती है तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती है, तो लोग पैसा लगाते हैं। फिर ये आपका डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर। ऑब्वियसली इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल होता है, यानी कि एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसका रॉ मटेरियल कॉटन है, कॉटन आपका एग्रीकल्चर है, तो इनपुट कौन देता है? इनपुट आपका एग्रीकल्चर देता है। फर्नीचर का रॉ मटेरियल क्या है? लकड़ी। लकड़ी कहाँ से आती है? ज़राअत से आएगी ऑब्वियसली। शुगर मिल है, ऑब्वियसली गन्ना लगेगा तो शुगर होगी। ठीक हो गया। एडिबल ऑयल कहाँ से आएगा? ठीक हो गया। ये सारी जो चीज़ें आपकी, ये कॉटन सीड से आ सकता है, ठीक है, मस्टर्ड से आ सकता है, आपके सोयाबीन, ये सनफ्लावर से आ सकता है। तो ये जो चीज़ें आपकी जो जिसमें ऑयल केक वगैरह ये सब वहीं से आते हैं। तो आउटपुट कौन प्रोवाइड करता है इंडस्ट्री को? एग्रीकल्चर। तो वो एग्रीकल्चर भी बढ़ जाएगा आपका। इंक्रीज इन गवर्नमेंट रेवेन्यू। ऑब्वियसली जब आपका कंपनी यानी कि आपका कारोबार अच्छा होगा तो आप टैक्स पे करेंगे। इनकम टैक्स हो सकता है, सेल्स टैक्स हो सकता है, ये सारे टैक्स देंगे तो ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट। ऑब्वियसली जो आपके मुल्क की जब प्रोडक्शन इतनी हो जाएगी कि कंजप्शन से ज़्यादा हो जाएगी तो ऑब्वियसली जो एक्सेस होगा वो आप एक्सपोर्ट कर देंगे। एक्सपोर्ट से जब आप करेंगे तो आपको फॉरेन एक्सचेंज मिलेगी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये भी, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्रियल की बैकवर्डनेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हम पढ़ते हैं एक सवाल और। ये जो सवाल है इंडस्ट्रियल की क्या प्रॉब्लम है जी? शॉर्टेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कैपिटल। लोगों के पास पैसा ही नहीं है जी, वो फंड्स लगाते ही नहीं हैं। पैसा चाहिए होता है एक इंडस्ट्री लगाने में जी, और लोन के लिए जाते हैं तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। देयर फॉर्मेलिटीज़ आर टू मच। ठीक हो गया। प्रॉपर्टी मांगते हैं जी। फिर उसके बाद शॉर्टेज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जी। एक आपने मिल लगा तो दी, फॉर एग्जांपल देखिए, आप शहर से बाहर ही लगाएंगे ना इंडस्ट्रियल जोन में। इंडस्ट्रियल जोन में अगर आप एक चीज़ लगा लेते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली अब आपने पूरे मुल्क में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के 2 टूल्स हैं बेहतर, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशंस। तो उसको अब आपके पास रोड, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं, ठीक हो गया। रेलवे के थ्रू भेजेंगे, इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है जी, ठीक हो गया। ये चीज़ें जो है शॉर्टेज है बड़ी। लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज। फिर वही बात जो एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम से पड़ी थी कि वर्कर्स आर नॉट स्किल्ड एंड ट्रेंड। बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो रहा होता है। लैक ऑफ सब्सिडाइज। देखिए हमारे यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट जब अगर फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्री है और वो चीज़ 10 रुपये का मार्केट में रेट है उसका, जो कि ज़्यादा लगती है अगर गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट कहती है जी आप इसको 6 का बेचें, हम 4 रुपये हम दे देते हैं, तो उसको सब्सिडाइज कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये सब्सिडाइज दुनिया में दी जाती है कि आप अपने आप को एफिशिएंट कर लें, स्पेशलाइज्ड कर लें, 4 साल में या 5 साल में इसको स्पेशलाइज्ड कर लें। लेकिन हमारे यहाँ पर नहीं दी जाती, और दी भी जाती है तो वो लोग स्पेशलाइज नहीं होते और अपने आप को स्पेशलाइज करते नहीं, उसी पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो ये भी एक बड़ा मसला है। इनसफिशिएंट स्पेयर पार्ट्स एंड रिपेयर वर्क। देखें पाकिस्तान में इंपोर्ट बेस्ड कंट्री है, आपकी मशीनरी बाहर से आती है और उसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो बहुत आराम से नहीं मिलते हैं, तो वो ख़राब रहती हैं, फिर काफ़ी टाइम तक फिर मिल बंद हो जाती है। ये भी प्रॉब्लम्स है।
फिर जी ये आपके मुल्क में अभी आप खुद देख लें पिछले 2-3 साल से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कैसी चल रही है पाकिस्तान में, और इंडस्ट्री लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो 25 या 20% तक वो उसकी जो ग्रोथ है वो डिफरेंट, अगर हम टोटल बात करें तो वो नेगेटिव हो गई है, गिर गई है मतलब 20% से, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये है जनरल पब्लिक का बिहेवियर भी नॉन कोऑपरेटिव होता है, इंडस्ट्रियल रिसर्च ही नहीं है, कोई न्यू मेथड्स टेक्निक प्रोडक्शन को कैसे बेहतर करें, कैसे लोएस्ट कॉस्ट करें, ये सब बहुत मुश्किल है, ये सब प्रॉब्लम्स हम पढ़ रहे हैं। फिर वही बात है, पुअर अनस्किल्ड लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, हर कोई चाहता है कि बस वो कंट्रोल सुपरवाइज हो, लेकिन कोई प्रोफेशनल यानी कि उस तरह डिसीजन मेकिंग लीडरशिप ये सब चीज़ें बड़ी मिसिंग आपको पाकिस्तान में मिलेंगी। फिर ओवर कैपिटलाइजेशन है जी, ये लास्ट था। फिर इसको कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं, ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जी इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग स्टेट्स होनी चाहिए। जैसे पाकिस्तान में अगर आप देखेंगे साइड एरिया है, ठीक हो गया, इस तरह के वो कह रहा है कि क्रिएट्स हब होने चाहिए ताकि वो रोड कम्युनिकेशन वाटर गैस ये सब चीज़ें उनको इजीली मिल सकें। टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर्स होने चाहिए, टैक्स की कंसेशन देनी चाहिए, ठीक है। रिसर्च इंस्टीट्यूट होने चाहिए ताकि बेहतर तरीके से रिसर्च हो और प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो। प्रोडक्शन पॉलिसी होनी चाहिए जी, जो आपकी बिल्कुल न्यू और इन्फेंट इंडस्ट्रीज़ होती है उनको कोई बेहतर प्रोडक्शन पॉलिसी देनी चाहिए। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग अथॉरिटी जोन ये हमारे यहाँ पर है, लेकिन उस तरह नहीं काम, यानी कि हमारे यहाँ पर जिस तरह हमारे यहाँ पर पहली बात है जो हम चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं उसकी वैल्यूज़ भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, हम कोई बड़ी चीज़ें नहीं करते, हम एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल के आइटम्स कर रहे हो तो उनकी वैल्यू इतनी होती नहीं है, तभी हमारा जो गैप है बैलेंस ऑफ ट्रेड का वो 50% होता है। यानी कि हमने 100 रुपये किसी को देने होते हैं और 50 रुपये का हमने लेने होते हैं, यानी कि एक्सपोर्ट 50 रुपये की है और इम्पोर्ट 100 रुपये की है, और ये डॉलर्स में होती है, तो हमारे यहाँ पे जो गैप आता है फॉरेन रिजर्व्स का आप प्रेशर दे सकते हैं। फिर हमारे पास ये होने चाहिए जो कि हेल्प करती है आपकी लोकली को जो गुड्स होते हैं उनको दुनिया में जो एग्जीबिशंस लगते हैं, सेमिनार्स लगते हैं, उधर जाकर ताकि प्रमोशंस की जाए आपके एक्सपोर्ट को। फिर ये देखिए प्रोविजनल ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटल क्रेडिट्स है, ये आसान होने चाहिए जी। फिर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए बिल्कुल फ्रेंडली रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, आपका इस वक्त रेट ऑफ इंटरेस्ट 21% चल रहा है मॉनेटरी रेट। फिर उसके बाद स्प्रेड्स बैंक का होता है तो बहुत ज़्यादा यानी कि हाई कॉस्ट पड़ जाती है अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, और तो ऑब्वियसली आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हिट होती है। फिर रिवाइवल होना चाहिए, आपकी जो भी सिक इंडस्ट्रीज़ होती है जो बिल्कुल बंद हो जाती है उनको टैक्सेस में छूट दे दें, कोई लोन दे दें, कोई इंटरेस्ट दे दें ताकि वो अपने पाँव पे दोबारा खड़े हो जाएं, ये भी प्रॉब्लम्स हैं। फिर प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए, अच्छी चीज़ है। तो जो चीज़ आपकी एफिशिएंट चल रही है तो उनको आप, या लॉसेस में चल रही है जैसे स्टील मिल है या पपिया का सुना था आपके सामने, तो वो क्या होता है कि प्राइवेट हाथों में जाती है, वो लोग इसको इम्प्रूव करते हैं अपनी अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव से, जो भी है उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करते हैं ताकि उसको प्रॉफिटेबल कर देते हैं। आज इस टॉपिक का लास्ट सवाल जो हम पढ़ेंगे, अच्छा ये जो सवालात हैं वही हम फ़िलॉसफी, अगर 10 नंबर का है तो 6-7 हेडिंग्स टोटल करनी होती हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अगर 2 पार्ट्स हैं तो 4-4 कर दें, 2 पार्ट्स हैं 10 नंबर में, और अगर 20 नंबर का है तो फिर ऑब्वियसली आपको 12, 11, 13 हेडिंग्स लिखनी ही हैं। कटेज ये बड़ा SMEs कहते हैं, इसका नाम है, ठीक है। फिर इसकी इम्पोर्टेंस है, ठीक है, क्या इम्पोर्टेंस है जी, यानी कि छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ जिसको कहते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, ठीक है। ये करती क्या है, देखें ये इसके फ़ायदे हम पढ़ रहे हैं, इसकी इम्पोर्टेंस पढ़ रहे हैं। लोकल मशीनरी यूज़ करते हैं लोग क्योंकि वो इम्पोर्ट बेस्ड तो नहीं कर सकते, क्योंकि छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, छोटा मोटा कैपिटल लगा होता है, रॉ मटेरियल भी लोकल ख़रीदते हैं, ये फ़ायदे हैं ना। एम्प्लॉयमेंट दे देते हैं लोगों को, जैसे आप क्या कहते हैं छोटा मोटा अगर हैंडमेड कोई इंडस्ट्रीज़ आपका काम करते हैं, सिलाई की एक बहुत बड़ी आपने वो क्या कहते हैं एक शॉप है जिसमें 15 या 20 लोग आपके पास काम करते हैं, तो ऑब्वियसली जब आप जो आपने मशीन ख़रीदी है तो वो आपने यहीं से ख़रीदी होगी ना, तो उसका जो रॉ मटेरियल है वो भी यहीं से ख़रीदते होंगे, जैसे काज है उसके लिए बुकरम है, काटन है, ये बटन है, ये सब चीज़ें यहीं से ख़रीदते होंगे आप। ऑब्वियसली अगर 20 मशीनें तो 20 लोगों को आपने जॉब भी दी हुई होगी,
तो उन 20 लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा हो रहा है, क्योंकि फिर उससे आप जो चीज़ बनाते हैं फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल में, वो चीज़ बाहर भी बेच देते होंगे, ठीक है, इससे एक्सपोर्ट अर्निंग भी हो जाती है। तो एक्ट बाय प्रोडक्ट एंड सब्सिडी इंडस्ट्रीज़ ये बहुत ज़्यादा अच्छी क्या कहते हैं, ये भी आपको एक हेल्प दे रही होती है। एक्सपेंशन हो जाती है होम मार्केट आपकी जो लोकल बेस्ड है उसकी में, यानी कि 10 थे तो 10 लोग अब 100 चीज़ें वो मिल जाती हैं। फिर डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में कोई एक से हटकर दूसरी चीज़, दूसरी से हटकर तीसरी चीज़, तो लोगों को डाइवर्सिफाइड भी मिल जाता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में, कि ये नहीं तो ये ले लेते हैं, ये नहीं तो ये ले लेते हैं। ये इसकी इम्पोर्टेंस थी। तो ये उसके बाद इसकी प्रॉब्लम्स पढ़ लेते हैं। ये अलग से 10 नंबर का पूछेगा। लोग वही प्रोडक्शन के ओल्ड मेथड कर रहे हैं। रॉ मटेरियल मिलता नहीं है जी इतने आराम से, प्रोडक्शन की कॉस्ट बहुत हाई हो जाती है। लैक ऑफ कंज्यूमर सपोर्ट, फिर वो कंज्यूमर ख़रीदता नहीं वो चीज़, उसको पता है कि जो एक नया फैशन आ गया है, एक नई चीज़ आ गई है मार्केट में, तो वो ले लेता हूँ, बेहतर ये कि मैं पुराना ये चीज़ ख़रीदूँ। उसकी प्रॉपर मार्केटिंग, वो बेचारा जो बना रहा है अब वो उसको कैसे मार्केटिंग करेगा, वो अपने इलाके से बाहर तो कहीं जा नहीं सकता। और ऑब्वियसली इस इंडस्ट्री को पैसे भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, क्योंकि उनके पास वो रेंटेड होता है, वो जगहें भी रेंटेड होती हैं, लोगों को फिर पैसा भी देना है, तो वो कहाँ से देगा अगर 2 महीने किया। जैसे अभी बीच में कोविड आया था तो आपके सामने छोटे मोटे इंडस्ट्रीज बहुत हिट हुई थी, कारोबार मैक्सिमम बंद हो गए थे। तो ये सवाल है जी, ये अगर 20 नंबर का आएगा तो पहले आप इंपॉर्टेंस लिखेंगे, फिर इसकी प्रॉब्लम्स लिख देंगे ऑब्वियसली, फिर इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं जी, ये उसका तरीका बताया है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। उस बड़ा 3-4 लाइनें 5-6 लाइनों में वो बता देते हैं कि जी आप इसकी प्रॉब्लम्स को कैसे बेहतर कर सकते हैं, कि इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनाएं, लोन फैसिलिटी दें छोटे मोटे बैंक से, स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन बनाएं, ट्रेनिंग डेवलपमेंट सेंटर्स बनाएं, हैंडीक्राफ्ट की शॉप्स बनाएं, ताकि लोग जो बनाएं वो बिकें भी। एक और सवाल आता है समेडा, ये उसके साथ मिक्स मत कीजिएगा, ये एक अथॉरिटी है, ये एक गवर्नमेंट की बॉडी है, ये 10 नंबर का आता है, ये इसके फंक्शंस हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जी, शॉर्ट में आता है, तो ये आपने लिखने के बाद आपने जस्ट फंक्शन बता देने जी, इसकी फंक्शंस हैं और बस ख़त्म। ये 6 फंक्शंस उन्होंने बताया हुआ है कि जी ये फैसिलिटेट करता है, सपोर्ट करता है एसएमईज़ को, ठीक है, उनको फिर की रिसोर्स देता है, उनके लिए प्लान बनाता है, रिवाइवल करता है उनकी इंडस्ट्रीज़ को, उनको पार्टिसिपेट करवाता है प्राइवेट सेक्टर्स में, पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस, जो भी उनको जिस तरह की भी हेल्प चाहिए होती है ये करता है। तो ये एक सवाल था बड़ा इम्पॉर्टेंट। और बहुत शुक्रिया आपका इंडस्ट्रियल के इस वीडियो को देखने का। नेक्स्ट 4th चैप्टर पढ़ेंगे हम, और ये क्या कहते हैं वो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें टू द पॉइंट लिखना होता है, और खुदारा कुछ अपने से मत इस तरह लिखिएगा जब तक आप किसी चीज़ के बारे में नॉलेज ना रखते हो, और वो सवाल आपने हमेशा करने जो सबसे पहले आपको आते हो। तो मैंने बताया कि अगर कोशिश करें इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ से करें, देन एग्रीकल्चर से करें, तीसरा इंडस्ट्रियल से करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? अच्छा, ये 5th वीडियो है। अच्छा, इसमें वो तमाम लोग जो बीकॉम पार्ट 2 के पेपर देने लगे हैं, ये एसोसिएट डिग्री ऑफ कॉमर्स पार्ट 2 के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये वीडियो है। अगर आप सिर्फ इन्हीं 2 चैप्टर्स के लिए ये वीडियो देख रहे हैं तो बस आप यही वीडियो देख ली, लेकिन अगर आप इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान की कोर्स आउटलाइन, पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, क्या करना है, उसको किस सीरीज़ के साथ, किस सीक्वेंस के साथ अटैम्प्ट करना है, तो आप पहले मेरी 1 2 3 4 5 डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तो चलते हैं हम आज जो हम इस बहुत शॉर्ट सी वीडियो करेंगे 15 से 20 मिनट की, और इसमें हम बताएंगे 2 चैप्टर्स को कि आपने इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट के बाद दूसरा चैप्टर एग्रीकल्चर, तीसरा चैप्टर इंडस्ट्री, चौथा चैप्टर जो सवाल जहाँ से अटैम्प्ट करना है वो ये होगा, इकोनॉमिक प्लानिंग का सवाल होगा। इसमें क्या आता है कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, फिर उसमें क्या हाइंड्रेसेस आती हैं, कैसे क्या कहते हैं उनमें कौन सी रुकावट आती है किसी भी इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए। तो ये 2 सवाल हैं। फिर इसमें एक सवाल आता है 5 ईयर का एक बड़ा एक सेकंड 5 ईयर सक्सेसफुल हुआ जो प्लान, उसका एक सवाल आता है। ये 3 सवाल इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट है। इनमें से 2 मैं पढ़ाऊंगा, एक आप खुद देख लीजिएगा।
उसके बाद एक चैप्टर हम और करेंगे फॉरेन एड और इकोनॉमिक असिस्टेंस का आज। तो उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे कि फॉरेन एड क्या है, फॉरेन असिस्टेंस क्या है, उसके क्या फ़ायदे एडवांटेजेस क्या है, मेरिट डीमेरिट्स क्या है, उसको पढ़ेंगे। फिर फॉरेन एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होती है, उसके क्या सोर्सेज हैं। फिर बस ये 2-3 सवाल हैं और आज की वीडियोस में हम यही होगा। फिर मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये 4th सवाल अटैम्प्ट होगा और हर वो सवाल आपने वो सवाल अटैम्प्ट करना है जो 10-10 नंबर के होंगे, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। वरना क्या कहते हैं, ये पेपर आपको बड़ी मुश्किल में डाल देगा क्योंकि थ्योरेटिकल बेस्ड है। चलते हैं आज के हम इसको चैप्टर को आगे डिस्कस करते हैं। और ये आज की पहला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग का, ये 3 सवाल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से 2 हम पढ़ेंगे, एक आप कर लीजिएगा और उसके बाद हम जो सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, ये सेकंड चैप्टर आज फॉरेन एड एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस, इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है वो ही डिस्कस करेंगे। और चलते हैं हम चैप्टर पहले 10 पे देन 7 पे, यानी कि ये इस वीडियो में 4th और 5th चैप्टर कहलाएगा। ये चैप्टर है इकोनॉमिक प्लानिंग का। इकोनॉमिक प्लानिंग है क्या चीज़? ये एक ऐसा मेजर इकोनॉमिक डिसीजन है जिसमें एक मुल्क ये डिसाइड करता है कि व्हाट एंड हाउ मच इज़ टू बी प्रोड्यूस्ड, कितना प्रोड्यूस्ड होगा और वो कैसे एलोकेट होगा बाय द कॉन्शियस डिसीजंस ऑफ अ डिटर्मिनेट अथॉरिटी। किस तरह करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम एज अ होल। सेकेंड एक और इसमें जो बात कहेगा कि प्लानिंग इज अ टेक्निक, ये एक फिर एक डेफिनेशन है फॉर अचीविंग सर्टन सेल्फ डिफाइंड एंड प्री डिटर्मिन्ड गोल। पहले सेट कर दिया जाता है कि ये गोल हमने अचीव करना है। जैसे बजट में टारगेट किया जाता है कि जी हमने इतना टैक्स कलेक्ट करना है और ये सोर्सेज होंगे बताए जाते हैं, फिर एट द एंड पे बता दिया जाता है कि जी सरप्लस रहा या डेफिसिट रहा। क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं जी? ये 5 ऑब्जेक्टिव है। रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्रीज हो जाती है, इस बुक का नाम ही यही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। देन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी, प्राइस की स्टेबिलिटी हो जाती है। हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये ऑब्जेक्टिव है, याद रखिएगा, ये इकोनॉमिक प्लानिंग के पर्पसेस बता रहा है। और इम्प्रूव बैलेंस ऑफ पेमेंट हो जाए। बैलेंस ऑफ पेमेंट किसी भी मुल्क की दूसरे मुल्क के साथ, यानी कि उसके क्या कितना उसने लेना है और क्या उसने देना है, पेमेंट और रिसीवल्स की बात करते हैं किसी भी एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज के दरम्यान। इंक्रीज इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, ये सबसे पहला पर्पस है इकोनॉमिक प्लानिंग का और ये सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमने पहले से जो दूसरी वीडियो उसमें हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया कि इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट क्या है और उस यानी कि किसी भी मुल्क में क्या अच्छा हो जाए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो जाए, उस मुल्क में हेल्थ अच्छी हो जाए, उस मुल्क में कैपिटल फॉर्मेशन आ जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो जाए। सेकंड, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी, वो कहते हैं कि तमाम जो सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमिक्स के वो सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी सेक्टर नेग्लेक्टेड नहीं रहना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान एक एग्रेरियन कंट्री है, लेकिन इंडस्ट्री डिपेंड करती है एग्रीकल्चर के ऊपर, इसलिए बहुत ज़्यादा एम्फोसिस करना चाहिए एग्रीकल्चर के ऊपर, एग्री इंडस्ट्री। थर्ड, प्राइस स्टेबिलिटी। उसके बाद जो फोर्थ हमारे पास है वो हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। ये फोर्थ बेसिक पर्पस है, उस मुल्क के लोग खुशहाल होंगे, एजुकेटेड होंगे, टेक्निकल ट्रेनिंग बेहतर उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है, ये भी आपने इम्प्रूव करना है। इन अननेसेसरी यानी कि जो इम्पोर्ट्स है वो नहीं करनी चाहिए। अच्छा, वो फिर सेकंड क्वेश्चन इसके साथ मिलाकर ये आता है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इनहैबिटिंग करते हैं प्लानिंग्स को। उसमें सबसे ज़्यादा स्टैटिस्टिकल डेटा नहीं होता, ट्रेंड स्टाफ नहीं है, रिलायबल डेटा नहीं है पाकिस्तान में,
Therefore, plan, resource and target are just based on assumptions. मैंने आपसे पहले ये कहा कि हम टारगेट इतना हाई सेट कर लेते हैं कि हम उसको अचीव ही नहीं कर पाते. देन लैक ऑफ स्टेबल गवर्नमेंट. आपके सामने पिछले 1-2 साल से जो पॉलिटिकल की सिचुएशन है, कोई भी गवर्नमेंट पूरे 5 साल नहीं कर पाती, कैसे वो 5 ईयर प्लान लेके आएगी. फिर देन नॉन कोऑपरेशन ऑफ डोनर कंट्रीज़. द 8 डोनर कंट्रीज डू नॉट फाइनेंस द प्लान. IMF आपके सामने देख लें क्या कर रहा है, या चाइना, या क्या कहते हैं जो दूसरे सऊदी अरब है, कतर है, जिस तरह वो अब आप देख लें वो भी इतने ज़्यादा कोऑपरेट नहीं कर रहे होते, क्योंकि पॉलिटिकल सिचुएशंस भी आपके लिए बहुत मैटर करती है. वहाँ से डिलेट हो रहे होते हैं तो फिर वो आपके टारगेट भी कंप्लीट नहीं हो पाते. फोर्थ, नेचुरल. ये जो आपके सामने, जब आपके सामने कोई डिज़ास्टर्स आ जाए, क्या कहते हैं जैसे फ्लड्स आ जाता है, आपका शॉर्टेज ऑफ रेन्स है, पेस्ट अटैक हो जाए, आपने सोचा था कि इतने टन गंदम हो जाएगी लेकिन इतने टन नहीं हो पाती. फिर ओवर एम्बिशियस टारगेट, अभी बात की कि ऐसे टारगेट नहीं करने जो बिल्कुल अनलाइकली अचीव ही ना हो सके. इस चैप्टर में इतना ही है और ये 10 नंबर का क्वेश्चन ये आता है और इससे पहले जो पढ़ा वो भी 10 नंबर का आता है. तो बड़े सॉलिड क्वेश्चंस हैं, इसलिए ये 4th सिलेक्टिव चैप्टर है. लास्ट में फिर एक ये क्वेश्चन है सेकंड 5 ईयर प्लान, ये अब आप खुद करेंगे और इसके साथ इसी के साथ जुड़कर एक और सवाल ये बताते हैं कि क्या रीज़न थे क्यों वो कामयाब था. ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी बड़ा सिलेक्टिव है, याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये 1960 से 65 की बात है. ऑलरेडी इसका एक सिलेक्टिव जवाब है इसका भी. तो इस चैप्टर में इतना ही था. अब हम चलते हैं 7 चैप्टर. ये एक चैप्टर है, फिर उसके बाद फॉरेन इकोनॉमिक असिस्टेंस या एड. इसका भी बड़ा क्या कहते हैं सिलेक्टिव सा जवाब है. इसीलिए ये चैप्टर चुने जाते हैं कि जिनके सिलेक्टिव जवाब हो और जहाँ पर आपको अननेसेसरी ख़ुद ना लिखना पड़े, क्योंकि अगर आप इतने अच्छे आर्टिस्ट होते, बहुत अच्छा लिख पाते. एक्चुअल में देखें स्टूडेंट यही गलती करता है कि वो ख़ुद से लिखने की कोशिश करता है और उसको मार्क्स नहीं मिलते. मसला ये है कि अच्छे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक ही बुक पे कभी भी रिलाई नहीं करते. 4 से 5 बुक्स लेंगे फिर उनको पढ़ेंगे. ये कुछ डिफरेंट एड्स हैं, ये आप पढ़ेंगे और इसको पढ़ने के बाद फिर हम चलेंगे एडवांटेज ऑफ फॉरेन एड के ऊपर. ये इसके फ़ायदे हैं, ठीक है. एडवांटेजेस ऑफ फॉरेन एड, क्या फ़ायदे जी. फॉरेन लोन ब्रिज सेविंग गैप एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट. क्योंकि पाकिस्तान की देखें नेशनल इनकम भी लो है, पॉवर्टी है, पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, उसकी वजह से सेविंग बहुत कम हो जाती है. ठीक है, जब वो फॉरेन एड मिल जाती है तो वो गैप थोड़ा फुल हो जाता है, पैसे कोई अगर आपको दे दे. सेकंड, डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट आर मेट एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी. पाकिस्तान जब आप देखें उसको चाहिए कि वो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, पावर, नेचर रिसोर्स ऑफ द कंट्री, बट ड्यू टू लैक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज देखें आपकी इंपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है, 70% और 30% आपकी. तो डेफिसिट तकरीबन, यानी कि किसी भी मुल्क के आपने 70 रुपये देने हैं और उसने आपके 30 रुपये देने हैं, तो 40 रुपये का गैप या 50 रुपये का गैप हमेशा रहता ही है. तो जब फॉरेन एक्सचेंज नहीं आएगा तो आप टेक्नोलॉजी भी इंपोर्ट नहीं कर सकते. ठीक है, तो फॉरेन एड एंड लोन फैसिलिटेट करता है गवर्नमेंट टू इंपोर्ट द रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी एंड बेसिक रॉ मटेरियल जो आपके मुल्क में या आपके डिफरेंट सेक्टर्स को चाहिए, जिसकी वजह से आपकी मॉडर्न मशीन जो है उसकी यूटिलाइजेशन बेहतर हो सके, ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी इनहांस हो सके. फिर थर्ड, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. देखें जब तक आप इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि वाटर, गैस की अवेलेबिलिटी नहीं बनाएंगे, पावर, किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए पावर बहुत ज़रूरी है. गैस नहीं तो पावर अगर नहीं है तो गैस पर आप देख रहे हैं बहुत सी इंडस्ट्री अब शिफ्ट हो रही हैं, लेकिन गैस भी नहीं मिलती. फिर ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशंस. फिर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड हेल्थ फैसिलिटीज़. आपके सामने हमारे मुल्क में क्या एजुकेशन है, क्या ट्रेनिंग है और क्या हेल्थ फैसिलिटीज़ है लोगों की. तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो पाकिस्तान में बहुत लिमिटेड है. तो ये जब दूसरे ममालिक जब इनमें हेल्प आउट करते हैं तो ये बेहतर करने की कोशिश की जाती है. तो ये फ़ौरन अब देखिए टॉपिक है ना, उसी से रिलेटेड है ये हर चीज़, कि कुछ लोग इन चीज़ों में हमारी हेल्प आउट कर देते हैं. कुछ कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जैसे कोई डैम आकर कर देंगे ताकि वो आपके यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट वगैरह हो जाए. लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इंक्रीज एंड हायर क्वालिटी गुड्स आर प्रोड्यूस्ड. ठीक है, अब आप देखें जब फॉरेन एड मिलती है तो टेक्निकल कोलैबोरेशंस होती है, मर्जर बनते हैं,
तो वो सुपीरियर क्वालिटी बनाते हैं। ठीक हो गया। मीटिंग एमरजेंसीज, फॉरेन एड हेल्प पाकिस्तान इमरजेंसी। देखिए फ्लड आ गया, क्लाइमेटीज़, डिफरेंट क्लाइमेटीज़ आते, तो इमदाद जो मिलती है उससे काफ़ी रेस्क्यू यानी कि कुछ रिलीफ मिल जाता है लोगों को। इसी तरह फिर ये 6th है, 7th है। फिर उसके बाद क्या ड्रॉबैक हैं? देखें, जब पैसे आपने लेने हैं तो आपने ओबियसली देने भी, तो आपकी जो डेट है वो बढ़ता जा रहा है उस मुल्क का। ठीक है, डेट बढ़ने के बाद फिर क्या कहते हैं, इंक्रीज़ हो जाती है प्रोडक्शन कॉस्ट, क्योंकि जब आप मशीनरी लेते हैं तो ऑब्वियसली आपने लोगों को भी रखना होगा, फिर हैवी रेम्यूनरेशन उजरत दी जाती है उन लोगों को। ठीक हो गया। इसी तरह फिर आपकी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, ये भी एक ड्रॉबैक है। ठीक हो गया। इसी तरह फिर उनकी क्योंकि कुछ बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर हमारे मुल्क में एक लिमिटेशन है, लेकिन डिफेंस की जैसे सिचुएशंस है, लेकिन जब आप डोनर कंट्रीज़ को अलाउ करते हैं तो वो यहाँ पे भी एक्सेस करते हैं इन चीज़ों में भी, तो ये भी ड्रॉबैक है। तो आपकी जो लोकल डोमेस्टिक एग्रीकल्चर होती है, जब आप इंपोर्ट, तो वो बेचारे डिस्करेज हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो फिर आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं जी इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल पे। तो ये चीज़ें सारी इसकी ड्रॉबैक हैं। ये 8-9 हैं। तो ये एक मेजर सवाल है, और ये 20 दिसंबर का आता है। 10 दिसंबर का आ जाए तो बड़ी खैर हो जाती है। फिर ये एक फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, इसका भी बड़ा सॉलिड जवाब है जी। ये इसके कुछ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की कि जी प्रॉफिट जो होगा वो शुड बी फिक्स्ड होना चाहिए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट शुड हैव अ जॉइंट वेंचर, वो किसी न किसी के साथ, आपके मुल्क के साथ जॉइंट वेंचर किसी न किसी कंपनी के साथ करेगी। वो जी एक्सपोर्ट करेगा सर्टेन प्रोपोर्शन, कुछ ना कुछ वो प्रोपोर्शन एक्सपोर्ट भी करेगा। मोनोपोली कंट्रोल, देखिए ये सारी चीज़ें, फिर उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं FPI के, ये एक बड़ा सॉलिड क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप याद करेंगे। और 10 दिसंबर का ये क्वेश्चन है, ज़रूर अटैम्प्ट होता है। इससे पहले वाला मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, ये भी ज़रूर अटैम्प्ट होते हैं। तो आपने वो क्वेश्चंस नहीं करने जिन पर आपको वो कहे कि आप ख़ुद से लिखें, एलाबोरेट करें कि पावर शॉर्टेज कितनी है और बताएं कि क्या है पाकिस्तान में डैम के ये पावर कंजप्शंस का क्या सीन है। तो ये मुश्किल हो जाता है ये सवालों को अटैम्प्ट करना। ठीक है, उसके बाद इसी तरह सोर्स क्या होते हैं फॉरेन इकोनॉमिक असिस्टेंस के, ये सोर्सेज हैं जी। ठीक है, और इसके बाद इसमें और इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। तो ये 3 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो बस मैं आपको ज़्यादा इसलिए नहीं बता रहा कि आपके पास डिफरेंट बुक्स होगी, इसमें इतना ज़्यादा बताने वाला कुछ नहीं होता। और ये याद रखिएगा, ये जो मेजर पॉइंट्स होते हैं ये लिखने ही लिखने होते हैं, कोर वर्ड्स होते हैं, ये आप खुद से नहीं लिख सकते इन चीज़ों को। मोनोपोली इकोनॉमिक का कोर वर्ड है। ठीक है, एंटी कार्टेल लॉज शुड बी इन्फोर्स ऑन फॉरेन इन्वेस्टर्स। ठीक है, एडवांटेज के FPI के, फिर डिसएडवांटेज क्या है। तो ये चीज़ें जो हैं आपने, अगर आप ख़ुद से लिखेंगे इकोनॉमिक्स में, इवन ITB में भी, तो कर नहीं पाएंगे। आज तक के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम 2-3 चैप्टर को मिलाकर एक और शॉर्ट सी वीडियो बनाएंगे। लास्ट का एक चैप्टर है, 7th वीडियो में हम उसको बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। आज इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान की 6th वीडियो है। इसमें हम 3 चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे, और क्योंकि अब ये इसके बाद एक और वीडियो बनेगी इंशाल्लाह, 7th वीडियो, वो लास्ट वीडियो होगी, और आप पूरे उसमें कोर्स की तैयारी आपकी हो जाएगी। उन वीडियोस को देखिएगा बार बार, और सिर्फ उसमें एक चीज़ गौर कीजिएगा कि पेपर में लिखना कितना है। पेपर लिखना एक आर्ट है, अटेम्प्ट करना एक आर्ट है, प्रेजेंट करना एक आर्ट है। 20 नंबर के सवाल को वाइट करना है, 10 नंबर के सवाल। तो आज हम जो पढ़ेंगे उसमें बड़ा फॉरेन ट्रेड पढ़ेंगे, और एक सवाल बजट का देखेंगे, फिर एक सवाल ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ये 3 चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। फिर एक लास्ट वीडियो में हम एक जो चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिसोर्स ऑफ पाकिस्तान का। अच्छा, तो क्विकली क्या कहते हैं, चलते हैं आज के कंटेंट के ऊपर कि आज हमने क्या डिस्कस करना है इसमें, और आपसे शेयर करते हैं कंटेंट, और उसके बाद और उसमें जो सवाल आपने अटेम्प्ट करने हैं, तो ताकि आपकी पेपर की प्रिपरेशन बेहतर हो सके। चलते हैं। ये चैप्टर है फॉरेन ट्रेड, इसका ये कंटेंट है जो डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले इसकी करैक्टरिस्टिक्स को बात करेंगे, मेजर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करेंगे। ये जो अब जो 3rd सवाल है, रीजंस फॉर एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद इसकी क्या मेजरमेंट है, कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ये
और ये मिलाकर या तो एक सवाल आ जाता है या अलग अलग आ जाते हैं। ठीक हो गया, तो ये 3 सवाल आज देखेंगे, इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ नहीं देखेंगे। देखिए इसमें जो सवाल आता है ना बजट में, आपको जो डेफिसिट फाइनेंसिंग का एक जो है, ये जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है ये वाला थर्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इस चैप्टर में यही सवाल पढ़ेंगे और आपको एक सवाल और करना पड़ेगा कि अभी का जो करंट बजट है उसके ऊपर एक नोट आपको ढूंढना पड़ेगा। वो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा इस टॉपिक का। थर्ड ये देखिएगा, ये जो है ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, देखें आपने 9th क्लास से पाक स्टडीज़ में पढ़ा होगा कि ट्रांसपोर्ट की इंपॉर्टेंस को पढ़ा होगा, कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस को पढ़ा होगा, फिर आपने फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में फिर पाक स्टडीज़ पढ़ी होगी, इनकी अहमियत बहुत पड़ी होगी कि रोड ट्रांसपोर्ट, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, हाईवेज़, मोटरवेज़, इंपॉर्टेंस ऑफ रेलवेज़, प्रॉब्लम ऑफ रेलवेज़, पाकिस्तान कम्युनिकेशन सिस्टम, इंपॉर्टेंस ऑफ IT। ये चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन आपने ये एक बुरे वक्त के लिए याद किया जाता है। ये सवाल अटेम्प्ट नहीं करना अनटिल अनलेस आपको कुछ ना आता हो जब तक। इसीलिए ये मैंने इसको 6th वीडियो में डाला इस चैप्टर को। आपने वही सवाल अटेम्प्ट करना है जिसकी बहुत अहमियत है। ये एक चैप्टर है जो आज हम जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरेन ट्रेड। देखिएगा ये सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक एक करके देख लेते हैं, 4-5 को देख लेते हैं। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड सेमी फिनिश्ड गुड। जब आप ट्रेड करते हैं तो उसके क्या सिफात है? ट्रेड याद रखिएगा। और फिर एक्सपोर्ट क्या करते हैं? एक्सपोर्ट का आपकी जो टर्म्स है वो आपके जहन में होनी चाहिए कि एक्सपोर्ट की टर्म्स का मतलब क्या है, या इंपोर्ट की टर्म का मतलब क्या। एक्सपोर्ट मतलब आप जब बाहर कोई सामान भेजते हैं, इंपोर्ट यानी कि आप जब कोई चीज़ बाहर से ख़रीदते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखिएगा कि पाकिस्तान जो है वो क्या एक्सपोर्ट करता है। जी ज़्यादातर आप एग्रीकल्चर के इनपुट्स करते हैं, जैसे देखिएगा कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्ट लिखा है, बासमती राइस है। वेयर एज प्रोडक्शन ऑफ दीज गुड डिपेंड अपॉन नेचुरल फैक्टर्स, यानी कि ये सब आपको पता है एग्रीकल्चर से आते हैं, ठीक है। ये इसकी इम्पोर्टेंस है। उसके बाद देखें सेकंड, देखिएगा इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी एंड इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। आप जिस चीज़ में बेहतर नहीं है वो अब आप इंपोर्ट कर सकते हैं। आप मशीनरी बाहर से मंगवाएंगे, इंडस्ट्रियल की रॉ मटेरियल मंगवाएंगे, व्हीकल्स मंगवाएंगे, मेडिसिन मंगवाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मंगवाएंगे, ठीक हो गया। उसके बाद देखिएगा ये ट्रेड के फ़ायदे पड़ रहे हैं किसी भी मुल्क के साथ, आप देखेंगे कितने बड़े फ़ायदे। उसके बाद क्या है थर्ड, इम्पोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री तो है, but to our ill fate we import many agricultural foods such as soybean oil, palm oil, tea, pulses, spices and many times sugar and wheat। अब इसको बुरा कह लें या वो अच्छा कह लें, तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट, आपको पता है पाकिस्तान में तो ऑयल के कोई इतने ज़खायर मौजूद नहीं हैं, तो ये सब चीज़ें आपको बाहर से मंगवानी पड़ती हैं, क्योंकि आपकी जो मोटर व्हीकल्स हैं और जो ट्रांसपोर्ट है दिन ब दिन उनकी तादाद बढ़ती ही जा रही है। और ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन आपको मशीनरी चलानी है, उसके लिए आपको पेट्रोल चाहिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स चाहिए। फिर ये चीज़ें देखिएगा, ये भी आप मंगवा सकते हैं। ये हम फ़ॉरेन ट्रेड पढ़ रहे हैं, क्या फ़ॉरेन ट्रेड क्या है, आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर सकते हैं ये सब चीज़ें। तो एक ये सवाल है, इस सवाल को आप 10 नंबर के लिए याद करेंगे। फिर ये एक सवाल है जी, मेजर एक्सपोर्ट, फिर इसके साथ एक मेजर इंपोर्ट है। तो ये सवाल आपने बुरे वक्त के लिए याद करके रखना है अपने पास। ये सवाल आपने मेजर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बुरे वक्त के लिए याद रखना है, लेकिन अटैम्प्ट नहीं करना अनटिल अनलेस जो हमने आज से पहले जो चैप्टर पढ़े उन्हीं में से क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश करनी है। ये एक सवाल है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजंस फॉर एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, देखिएगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट ख़राब क्यों होती है। यानी कि देखें, बैलेंस ऑफ पेमेंट को आसान अल्फाज में ये समझें कि आपने किसी शख्स से अगर पैसे लेने और देने हैं, यानी कि अगर आपने पैसे किसी से लेने हैं और किसी को पैसे देने हैं, अगर आपने लेने कम है और देने ज़्यादा है तो इसका मतलब है एडवर्स है। इसी तरह बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ पढ़ा जाता है कि उसने कितने पैसे लेने हैं और कितने पैसे देने हैं। अगर उसने जिससे पैसे लेने होंगे, इट मीन्स कि उसने एक्सपोर्ट किया होगा, तभी। और अगर किसी को पैसे देने हैं तो इसका मतलब इंपोर्ट किया होगा उस मुल्क से।
तो बुरा क्यों है वो कह रहे हैं, तो इसका मतलब एक्सपोर्ट कम होगी, इंपोर्ट ज़्यादा होगी। तो जो ये लिखा हुआ है कि डिक्रीज इन एक्सपोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट कम हो रही होगी, यानी कि 20 रुपए का माल बेचते हैं, 80 रुपए का माल खरीदते हैं, 20 रुपए का बेचते हैं, 80 रुपए का खरीदते हैं, तो 60 रुपए का नुकसान। तो यही है सबसे पहला डिक्रीज इन एक्सपोर्ट। आपकी जो एक्सपोर्ट है वो दिन ब दिन डिक्रीज होती जा रही है, तभी एडवर्स होती जा रही है बैलेंस ऑफ पेमेंट। वजूहात पढ़ रहे हैं, वजूहात याद रखिएगा। इसी तरह आप इंपोर्ट इंक्रीज कर रहे हैं दिन पे दिन। फिर वो कह रहे हैं कि जी आपकी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज है वो भी इतनी ज़्यादा मॉडर्नाइज नहीं है, वो भी बहुत ज़्यादा लैक ऑफ प्लानिंग है। वी कुड नॉट सेट अप इम्पोर्ट सब्सिट्यूट इंडस्ट्रीज। हम जो इम्पोर्ट करते हैं आज तक हमने उनकी कोई सब्सिट्यूट पाकिस्तान में नहीं बनाया, कोई वैल्यू एडेड इंडस्ट्रीज आज तक नहीं खुली। हमारी तमाम सिक इंडस्ट्रीज जो है वो ग्रेजुअली या तो ख़त्म होती हैं या तो हर इंडस्ट्रीज सिक होती जा रही है, हमारा नंबर बढ़ता जा रहा है। उसके बाद फोर्थ जो देखिएगा, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस बाय डेवलप्ड कंट्रीज। बहुत सी कंट्रीज ने इंपोर्ट की रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं। इंक्रीज इन इनविजिबल एक्सपेंडिचर। इनविजिबल देखिएगा, जो आपकी एम्बेसीज होती है, जो आपके फॉरेन एजुकेशन है, जो आपके इंक्रीज नंबर ऑफ पिलग्रिम है, हज, इन सब की वजह से आपका जो फॉरेन यानी कि पैसा लग रहा होता है उनके ऊपर, फॉरेन रिजर्व्स जा रहा होता है उनके ऊपर। फिर देखिएगा अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड, यानी कि जो हमारे एक्सपोर्ट गुड्स की प्राइसेस है वो दिन पर दिन कम होती जा रही है, लेकिन जो इंपोर्ट गुड्स है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तभी तो देखिएगा हमारा जो हाल है वो यही है कि हम जो बेचते हैं वो 2 रुपए की चीज़ है, जो खरीदते हैं वो 2000 की होती है। डिवैल्यूएशन, हमारी करेंसी देखिए दिन पर दिन डिवैल्यूएटेड होती जा रही है। आज 300 रुपये का, 290 रुपये का, 280 रुपये का डॉलर है। अब आप सोच सकते हैं कि अगर आपने यानी कि एक परचेस ऑर्डर दिया था, उसमें डॉलर 170 रुपये का था और 3 महीने में वो 250 का पहुंच गया। जब आपने माल खरीदा था तो 170 रुपये का, लेकिन जब पेमेंट देने की बारी आई, जब उसके डॉक्यूमेंट रिसीव हुए, जब आप उसकी पेमेंट करने लगे 3 महीने बाद, तो वो चीज़ 250 रुपये की हो गई। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, आपका फॉरेन रेमिटेंस भी दिन पर दिन कम होता जा रहा है। जुड़ाव सवाल, ये एक अलग सवाल आता है कि कैसे बेहतर कर सकते हैं। यही चीज़ जो आपने पढ़ी है, इन्हीं को आपने अच्छा कर देना है कि एक्सपोर्ट को इंक्रीज करें। कैसे इंक्रीज होगी जी एक्सपोर्ट? ये चीज़ देखिएगा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करें, ठीक हो गया। ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट को कम करें, कस्टम ड्यूटीज़ जो कि एक्सपोर्ट उस पर कम किया जाए। मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन शुड बी यूज्ड। एक्सपोर्ट के रॉ मटेरियल के बजाय वैल्यू एडेड इंडस्ट्रीज को डेवलप किया जाए। फिर उसके बाद कहता है डिक्रीज करें जी इंपोर्ट्स को। कैसे करेंगे जी डिक्रीज? इंपोर्ट सब्सिट्यूट इंडस्ट्रीज लगाएं, एडिबल ऑयल सीड्स यहीं लोकली लगाएं। टी कंजप्शन शुड बी डिस्करेज, कम करें टी की कंजप्शन को। लग्जरीज आइटम शुड बी बैंड और हैवीली टैक्सेड। इसी तरह इंक्रीज इन इनविजिबल अर्निंग, इसको बढ़ाएं, ठीक है। ये कैसे बढ़ेगी? उसके बाद देखिएगा सर्च ऑफ न्यू मार्केट। अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं वो पार्टिसिपेट करें। अलग जो फॉरेन कंट्रीज जो के ट्रेड के फेयर्स रखते हैं वहाँ जाएं, ट्रेड एग्रीमेंट करें, सेमिनार और ट्रेड एग्जीबिशन को अटेंड करें, ब्राउशर्स, पैम्फलेट्स, बुकलेट्स वगैरह छपवा के बाहर कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट करें, रिसर्च करें न्यू मार्केट में। और वक्त होनी चाहिए रिसर्च। क्वालिटी एंड पैकेजिंग ऑफ इंटरनेशनल, जो देखें दुनिया की जो ममालिक हैं ना वो चाहते हैं गुड्स में ना उनकी क्वालिटी बेहतर हो, उनका जो स्टैंडर्ड जो है ना वो हाई होता है। वो जो आप पैकेजिंग करते हैं वो सेफ्टी और सिक्योर होनी चाहिए। रिवाइवल एंड रिस्टोर करें सिक इंडस्ट्रीज़, जो आपकी बीमार इंडस्ट्रीज़ है उनको उठाएं ताकि आपका बेहतर आउटपुट हो सके, आपकी आउटपुट इंक्रीज़ हो सके, ताकि आपके पास जो जब बेहतर ज़्यादा प्रोडक्ट होते आती हैं, लेकिन शॉर्टेज की वजह से प्राइसेस बढ़ती है ना, जब वो चीज़ की ज़्यादती होगी तो ऑब्वियसली प्राइस कम हो जाएगी। किसी के साथ फॉरेन ज्वाइंट वेंचर करें, तो ये एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये जी। डेफिसिट फाइनेंसिंग बजट के चैप्टर में, डेफिसिट फाइनेंसिंग ये एक चैप्टर है बजट का, उसमें ये एक सवाल है। इसको डेफिसिट फाइनेंसिंग भी कहते हैं, डेफिसिट बजट भी कहते हैं। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब है जो गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर है
इज़ मोर देन इनकम। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर है वो इनकम से ज़्यादा हो रहा है। इनकम कहाँ से जनरेट होती है? जो आपके टैक्सेस और फीस वगैरह होते हैं। ठीक है, क्या रीज़न है कि डेफिसिट फाइनेंसिंग है पाकिस्तान में? ये रीज़न है, देखिएगा, इंक्रीज करें डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को। सेविंग हैबिट्स नहीं है लोगों की, पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है दिन पे दिन। फिजिकल डिसिप्लिन है ही नहीं, पॉलिटिकल इंस्टेबल, आपके सामने पॉलिटिकल सिचुएशंस हो पिछले 75 साल से देख लीजिए। लो आउटपुट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, टैक्स चोरी होता है और कोई नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है, वो जो कि बिल्कुल नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, जिसका कोई यानी कि प्रोडक्टिव ही नहीं है वो एक्सपेंस। ये सारे रीजंस है ये। अच्छा, सोर्सेस ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग गवर्नमेंट यूज़ कर सकती है अपने पास, जो पास्ट में उसके पास एक्यूमुलेटेड जो जमा हुआ है कैश बैलेंस, उसको इशू कर सकती है न्यू करेंसी को, सेल्स कर सकती है ट्रेजरी बिल्स को, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स को, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट को। फिर इसके ये फ़ायदे हैं, पेटी वाला की बुक है ये, ज़रूर ख़रीदिएगा। और उसके बाद ये इसके डिसएडवांटेज है। बस आज तक इतना ही है। और ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन का जो चैप्टर है वो मैं नहीं पढ़ाऊँगा, वो आपने ख़ुद करना है। और एक लास्ट वीडियो रह गई बस। तो अगर इन तमाम सवालों में अगर आपको कुछ चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने शेयर करें, उस कमेंट में शेयर करें, तो हम उस चीज़ को दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे आपके लिए, स्पेशल उस सवाल को एक्सप्लेन कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम। इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान की 7th वीडियो है, ये लास्ट वीडियो है। इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितनी वीडियोस है देखें, ताकि आपको पता चले कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, पेपर में क्या लिखना है। और ये लास्ट है, ऑब्वियसली हमने चैप्टर जो है लास्ट में इसलिए पढ़ा रहे हैं कि लीस्ट इंपॉर्टेंट है। जो हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th वीडियो में तो हमने मेजर इंपॉर्टेंट वाइज डिस्कस किया चैप्टर्स को। पहला एग्री किया, फिर इंडस्ट्री किया, इकोनॉमिक प्लानिंग किया, ऐड किया, फॉरेन असिस्टेंस किया, फॉरेन ट्रेड किया, देन फिर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस किया। तो ये सारे चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट थे। तो फिर आज हम लास्ट चैप्टर देखते हैं। फिर वही एक चीज मैं बार बार आपसे कहूंगा कि आपने जब भी पेपर अटेम्प्ट करना है इसी सीक्वेंस में करना है। इन्हीं वीडियोस को देखें, पहली देखें, दूसरी देखें, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, जिस सीक्वेंस में मैंने पढ़ाया है आपको, इसी सीक्वेंस में पेपर अटेम्प्ट होगा और 10-10 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा। आई रिपीट अगेन एंड अगेन, ये चैप्टर बहुत कम इंपॉर्टेंट था। इंपॉर्टेंट से मुराद अटेम्प्ट लास्ट में करें। इस चैप्टर में नेचर रिसोर्स पर बात है, इतने मार्क्स नहीं मिलते। पावर शॉर्टेज की बात करेगा, आपको पावर शॉर्टेज की कंजप्शंस का नहीं पता होगा। फैक्ट्स एंड फिगर, पाकिस्तान में इस वक्त कितनी पावर की क्या कहते हैं शॉर्टेज है, कंजप्शन कितनी है, प्रोडक्शन कितनी है, ये फैक्ट्स एंड फिगर आपके पास होगा, लिख पाएंगे तभी मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉपुलेशन, पाकिस्तान की पॉपुलेशन की करंट सिचुएशन अगर आपको पता है, फिर आपके कैपिटल रिसोर्स। तो चलते हैं, जब आपको पहले कंटेंट बताते हैं इस चैप्टर का। और अगर आपका कोई भी सवाल हो इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड, इसके कोर्स, इसके क्वेश्चन से रिलेटेड, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसको जरूर दोबारा अपलोड करेंगे, आपके सवाल को एड्रेस करेंगे। चलते हैं, आज का हम पहले कंटेंट डिस्कस करते हैं, फिर हम पढ़ेंगे। ये चैप्टर है रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान। इसके 3 सेक्शन है, नेचर रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो पॉपुलेशंस क्या, उसके क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये पढ़ते हैं। इसी से रिलेटेड फिर क्या रीजंस है कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है डे बाय डे, फिर उसकी इंक्रीज से क्या इफेक्ट्स आते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे कम की जाती है, पॉवर्टी फिर कैसे उसको रिड्यूस किया जाता है, और कैपिटल फॉर्मेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। इस चैप्टर में से पहले ये सवाल अटेम्प्ट होंगे। फिर अगर आपको नहीं आता तो फिर आप ये कैपिटल रिसोर्स बिल्कुल लास्ट में
अगर कुछ नहीं आता तो ये एक कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, सोर्सेज क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, ये सवाल आप कर सकते हैं। चैप्टर की तरफ चलते हैं। बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं बनाएंगे, मेजर चीज़ बता देंगे आपको कि पेपर में क्या और कितना लिखना है। ये चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नेचर रिसोर्स। आपने पाक स्टडीज़ में 9th क्लास फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि ये नेचर रिसोर्स है। फिर मिनरल रिसोर्स आपको पता है कि ये नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गई, कोल्स हो गई, क्रोमाइट्स हो गई, कॉपर हो गई, जिप्सम्स हो गई, आयरन हो गया, रॉक साल्ट हो गई, मार्बल, लाइमस्टोन, ये सारे नेचुरल रिसोर्स हैं। ये आपने पढ़े हुए होंगे, तो ये पढ़ाए नहीं जाते। ये सवाल नहीं अटैम्प्ट करना अनलेस अनटिल आपको कुछ ना आता हो। सवाल भी पावर रिसोर्स का ये भी जब तक आपको अब कुछ ना आता हो फिर आप ये अटैम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपसे बार बार कहा है कि वो आपसे करंट अफेयर्स पूछेगा पावर के, कि पाकिस्तान में इस वक्त कितनी कंजप्शन है, कितनी प्रोडक्शन हो रही है और शॉर्टेज कितना है, गैप क्या है, कौन सा मेजर रिसोर्स है एनर्जी के और कितने कितने परसेंटेज वो एनर्जी जनरेट करते हैं। ये फिगर आपके पास होगी तभी आप लिख पाएंगे। सवाल है अब इसमें से जो सेकंड पार्ट है, ह्यूमन रिसोर्स किसी मुल्क की डेवलपमेंट के लिए बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। ह्यूमन ओबियसली एजुकेटेड होगा, वेल ट्रेंड होगा, स्किल्ड होगा, हेल्दी होगा, तभी वो मुल्क के नेचर रिसोर्स को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाएगा। ये होंगे तो नेचर रिसोर्स यूटिलाइज हो जा सकता। सबसे पहला इसमें जो फैक्टर्स है वो पॉपुलेशंस का है। देखिए ये इसके क्वालिटेटिव के कैसे, सॉरी क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव मीन नंबर्स में, पॉपुलेशन पाकिस्तान इस वक्त कितने नंबर पे, 5th लार्जेस्ट वर्ल्ड में अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन, वी आर रैंक्ड एट 5th। ग्रोथ रेट, ये पुरानी बुक है तो इसलिए इसके फिगर्स इस वक्त पुराने हैं, ठीक है। डेंसिटी, एवरेज एज क्या है पाकिस्तान में, लिटरेसी रेट क्या है, ये सब आपको इकोनॉमी ऑफ क्या कहते हैं पाकिस्तान जो हमने शुरू में आपको बताया था, लेबर फोर्स कितनी है, 75 या 76 मिलियंस के करीब है लेटेस्ट फिगर। फिर ये इसके कुछ क्वालिटेटिव है, यानी कि ये जॉइंट फैमिली सिस्टम्स लोग रहते हैं, क्लास कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पर, अपर लोअर, पुअर हेल्थ आपके सामने है, सेहत कार्ड है यहाँ पर, वो भी अगर आपके सामने है कि हुकूमत आती है तो वो बंद कर देती है, दूसरी आती है तो चला दो। तो पुअर हेल्थ कंडीशंस है पाकिस्तान में। आप इनके जो रेट्स जब पढ़ेंगे तो मोरालिटी रेट पढ़ेंगे, डेथ रेट पढ़ेंगे पाकिस्तान में, तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान कितनी ड्रास्टिक सिचुएशन है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। अगर आपको इससे भी अंदाज़ हो जाएगा लिविंग दुनिया में, अगर लिविंग के हवाले से कराची भी 4th या 10th पोरेस्ट कंट्रीज़ में नाम आया है उसका भी, तो पाकिस्तान लिविंग के हिसाब से किस नंबर पर आता है इंडेक्स में, वो भी आप देख सकते हैं। फिर कस्टम ट्रेडिशंस है, लैक ऑफ एजुकेटेड, आपके सामने एजुकेशन और ट्रेनिंग का तो लेवल आपको बिल्कुल पता होगा। तो ये फिर है, ये एक सवाल है, लेकिन इसके साथ जो सवाल आता है, जो मेजर है वो ये है कि पॉपुलेशन क्यों इंक्रीज़ हो रही है। ये उसकी कुछ वजूहात हैं, ठीक है। लिटरेसी है, जॉइंट फैमिली सिस्टम्स है, अर्ली मैरिज हो जाती है, क्या कहते हैं डिज़ायर फॉर मेल चाइल्ड के चक्कर में, अनअवेयरनेस ऑफ फैमिली प्लानिंग है, ये सारे रीजंस हैं। फिर उसके बाद कैसे क्या इफ़ेक्ट्स करती हैं। ऑब्वियसली पर कैपिटा इनकम डिक्रीज, पहले 2 लोग थे, फिर 100 रुपये की इनकम 2 लोगों में डिवाइड होगी तो ऑब्वियसली 50-50, अगर 4 लोग हो जाएंगे तो 25-25, ऑब्वियसली पर कैपिटा। तो आपके मुल्क में जब लेबर फोर्स की 2 की जगह है तो अब 4 हैं तो 2 अनएम्प्लॉयड रहेंगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाती है। शॉर्टेज की वजह से इन्फ्लेशन आ जाती है, प्रोडक्शन की शॉर्टेज की वजह से, तो ऑब्वियसली जो एग्रीगेट प्राइस लेवल बढ़ाना पड़ता है। सेविंग कम हो जाती है क्योंकि फिर एक बच्चा पढ़ता है तो उसको 2 को भी पढ़ाना पड़ेगा, तो सेविंग्स भी ख़त्म हो जाती है, इन्वेस्टमेंट ये भी डिक्रीज़ हो जाती है। पॉल्यूशन, आपके सामने जब लोग जितने ज़्यादा होंगे, गाड़ियाँ होंगी तो ऑब्वियसली पॉल्यूटेड होगा, नॉइस पॉल्यूशन या पॉल्यूशन की किसी भी, तो उसके बाद फिर एग्रीकल्चर आउटपुट भी डिक्रीज़ हो जाएगा, शॉर्टेज हो जाएगी हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़ में। तो ये सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में सबसे पहला क्वेश्चन यही अटेम्प्ट होगा, पॉपुलेशन से रिलेटेड। अगर इस चैप्टर से अटेम्प्ट होगा तो वो ये होगा, अनएम्प्लॉयमेंट के क्या कॉजेस, असबाब क्या हैं जी। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, जब पॉपुलेशन बहुत, फिर इन्वेस्टमेंट अगर लो है तो ऑब्वियसली आपकी 2 शॉप्स थी और उधर 4 लोग काम करते थे, तो आपने एक शॉप बंद कर दी
ईच शॉप पर 2-2 लोग थे, तो ऑब्वियसली 2 लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। इन्वेस्टमेंट कम हुई तो लोग, फिर मैकेनाइजेशन, क्योंकि मशीनरी कट करती है जी। एक मशीन क्या कहते हैं, लेबर, पहले क्या करते थे लोग, खुदाई के लिए आपने देखा होगा लेबर लगी होती थी, तो 200 लेबर लगे हुए खुदाई कर रहे हैं। लेकिन जब से मशीन आई है, एक्सीवेटर की मशीन आई है, तो वो अकेले ही सुबह से शाम तक काम 200 लोगों का कर दिया उसने। एक एग्जांपल है। तो मशीनरी ओबियसली किल्ड करती है एम्प्लॉयमेंट को, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ का सिक हो जाना और प्राइवेटाइज होना, प्राइवेटाइज में ओबियसली लोगों को निकाल दिया जाता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का कम हो जाना, ठीक है। ये कॉजेज़ हैं। ओबियसली फिर उसके बाद वो कहते हैं कि इनको कम कैसे करना है, पॉपुलेशंस को कंट्रोल करें, एग्रो बेस्ड छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ लगाएं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री लगाएं, लेबर की ज़रूरत पड़ती है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स, लोगों को रोज़गार छोटा मोटा खोल कर दें, ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन को मजबूत करें ताकि लोगों को फॉरेन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके, लेबर पॉलिसी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ये इनकी वजह से, ये वो मेजरमेंट है जिनकी वजह से रिड्यूस कर सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। ये इसके साथ जुड़ा आता है 20 नंबर का या 10 नंबर का। ये सवाल सेकंड इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, अनएम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट पॉपुलेशन के क्या वो थे, सेकंड अनएम्प्लॉयमेंट। कैपिटल रिसोर्स बुरे वक्त में याद करके रखें, इंपॉर्टेंस क्या है जी कैपिटल फॉर्मेशन की। ये बुक पेटी वाला की है, तो पेटी वाला की अगर आप बुक लेंगे तो ये इसके इंटरनल सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन से, ये एक्सटर्नल सोर्स ऑफ, ठीक है। फिर ये इसकी एक समराइज़ है, प्रॉब्लम्स क्या हैं। ये सवाल 20 नंबर का आता है, 10 नंबर का आता है, ये सवाल आप याद कर सकते हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट सवाल है इस चैप्टर का। इस चैप्टर से रिलेटेड पॉवर्टी का चैप्टर है, गुर्बत। ये इसके जी जनरल कॉजेज़ हैं। पॉपुलेशन ओबियसली हमने कहा कि जब बढ़ जाती है, प्राइसेस लेवल ओबियसली बढ़ जाते हैं। आप 2 लोग पहले खाना खा रहे थे, अब 4 लोग हो गए, तो अब एक टाइम का खाना कम हो गया। फिर 6 लोग हो गए, तो ओबियसली फिर तो एक और टाइम का भी खाना कम हो गया। किसी ने खाया, किसी ने नहीं खाया, क्योंकि इनकम तो नहीं बढ़ी ना। शॉर्टेज की वजह से ओबियसली कमोडिटीज़ की प्राइस बढ़ा, जब किल्लत होती है किसी भी चीज़ की, प्राइसेस बढ़ जाती है, किल्लत किसी भी चीज़ की। सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स जब आप नेगलेक्टेड करेंगे तो ओबियसली पॉवर्टी के काजेज़ तो होंगे। ज़कात इसीलिए इस्लाम में उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेलफेयर प्रोग्राम्स की बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉयमेंट जब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी तो ओबियसली उनकी जेब में बाइंग पावर नहीं होगी, खाने को कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ा मसला फिर एक और ये भी है कि इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल वेल्थ, किसी के पास है, किसी के पास बहुत कुछ है और किसी के पास कुछ भी नहीं है। पुअर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वो आपके सामने है। इसको कैसे कम किया जाता है जी? यूटिलिटी स्टोर, अभी यूटिलिटी स्टोर लगा दिए तो जाते हैं पाकिस्तान में, लेकिन आपके सामने वहाँ पे भी फिर वो जो बंदा जिसको ज़रूरत नहीं भी होती वो भी जाता है। लेकिन कम करने की हम बात करते हैं। रिड्यूस कैसे कम यूटिलिटी स्टोर लगाएं ताकि गवर्नमेंट उन स्टोर्स पे सब्सिडी दे सके। फूड स्टैम्प्स की स्कीम्स होनी चाहिए जैसे जेडी है, इसी तरह ज़कात डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इस्लाम बहुत इसके ऊपर फोर्स करता है कि आप ज़कात दें। पब्लिक वर्क प्रोग्राम्स बहुत इंटीग्रेट, माइक्रो फाइनेंस, छोटे मोटे बैंकों जो लोगों को कर्जा दें ताकि उनकी गुर्बत दूर हो सके। अब अगर ये आपने मेरी सारी वीडियोस देखी हैं, फिर भी अगर कोई सवाल आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम उस सवाल को अलग से एड्रेस करेंगे, डिटेल्ड में करेंगे। हमने किसी भी सवाल को डिटेल्ड में एड्रेस नहीं किया, सिर्फ ये बताया कि पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन किस चैप्टर से, फिर किस चैप्टर से, फिर किस चैप्टर से, लीस्ट इम्पॉर्टेंट तक हमने हाईएस्ट इम्पॉर्टेंट से लीस्ट इम्पॉर्टेंट तक बताया। 10 नंबर के अटैम्प्ट करने हैं, 20 के नहीं करने। प्रेजेंटेशन अच्छी रखनी है, राइटिंग्स अच्छी रखनी है, अलाइनमेंट्स अच्छी रखनी है। हमने इसी पे बात की। तो अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम्स हो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान में, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर ये मेरी वीडियोस आपको पसंद आई हैं तो और भी जो एडीसी के या बीकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स हैं उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा। विश यू वेरी गुड लक फॉर